रेलू कट्टे की नई एपिसोड में खुशामदीद। आज आ रहा है वो शाहकार जिसका था सबको इंतजार। साकिब भाई की लाहौर कलंदर का शो ना करने पे साकिब भाई और हसीब ने बड़ी गालियां सुनी हैं कमेंट्स में। तो यार उसकी चक्कर की वजह ये थी, एक तो कल मुझे मेरी कोई मसरूफियत थी तो मैं कल हमें करना था, नहीं कर पाए। तो दूसरा ये कि साकिब भाई हमेशा बेस्ट फॉर द लास्ट वाला सीन रखते हैं, तो लाहौर को हमेशा आखिर में रखते हैं ताकि पेट भर के लाहौर पे बात की जाए। सो पेट भरने से ज्यादा हसीब, तुम्हारा पेट भर के खाना वाना खा लिया तुमने? मैं इसी बात पे टकार लेने लगा हूँ, तो प्लीज डोंट माइंड। अच्छा जी, तो बात करेंगे लाहौर कलंदर की। चालू करते हैं अपना शो रेलू कट्टे। इश्क से आना दाता जाना उच्च कलंदर शान मस्त मलंगी यार मजंगी पेट तमागा पान दम 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 हर दम जीवे और कलंदर मस्त। अबे यार चलने तो देते हैं। लाहौर कलंदर जी भाई लास्ट ईयर की फाइनलिस्ट, और किसी जो भी पीएसएल देखता है या हमारा शो देखता है उनको ये बताने की जरूरत नहीं है कि लाहौर कहाँ से उठकर कहाँ पहुंची, और हमेशा लास्ट आने वाली टीम। लास्ट ईयर एकदम से उन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज की। समीन राणा साहब से भी हमने बात की थी, उन्होंने काफी चीजें समझाई थी कि किस तरह उन्होंने अपनी अप्रोच और सारी जो है वो प्लेयर रिक्रूटमेंट पॉलिसी सब चेंज करके जो है वो टीम को एक नया रंग दिया था, जो कि बहुत ही करामत साबित हुआ। फाइनल तक पहुंची और इस बार लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो एक स्टेप आगे जाएगी। तो बहरहाल नजर डालते हैं टीम के ऊपर, टीम के शेप के ऊपर। और सबसे पहले प्लेटिनम कैटेगरी, असीब साहब भाई कौन कर रहा है प्लेटिनम आप में से? यार ऑफ कोर्स लाहौर का शो है तो सब मैं ही स्टार्ट करूंगा। चलो। आपको पता है कि लाहौर, मुल्तान और अच्छा, मैंने नहीं करनी थी इस्लामाबाद प्लेटिनम। क्या चीज? प्लेटिनम तो मैंने करना था। प्लेटिनम भाई मैंने करना है, तुम जरा ना हाथ हल्का रखो। चले जी, कौन है चलो साकिब भाई यार प्लेटिनम? प्लेटिनम कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 प्लेयर्स है, राशिद खान, मोहम्मद हफीज और शाहीन। पहले मैं यार हफीज से स्टार्ट कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, पूरी दुनिया इस टाइम पे जो लाहौर का हॉट टॉपिक इस टाइम पे बना हुआ है वो बना हुआ है राशिद खान। और राशिद खान के आने पे, खेलने पे, कितना खेलने के ऊपर से तकरीबन 1 महीने से हम जो लाहौर वाले फैंस हैं ना हमारे, हम लोगों के हाथों के इस टाइम पे तोते उड़े हुए हैं। क्योंकि वो पहुंच तो गया अल्लाह अल्लाह करके, मगर अब खबर आ रही है इस टाइम पे कि जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड जो है दे आर वेरी ईगर। उन्होंने आज स्टेटमेंट दी है, अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है कि हम लोग तो भाई भेज रहे हैं फ्राइडे को टीम। आपको पता है कि एमिरेट्स एयरलाइन ने ऑपरेशंस अपने मुअत्तल कर दिए हुए हैं, मगर उसका कोई अल्टरनेटिव वो ढूंढ रहे हैं ऑन टॉप जो। मगर लाहौर मैनेजमेंट तो मुसलसल कह रही है कि इंशाल्लाह राशिद पूरा खेलेगा। मगर आपको पता है कि गफार भाई ने उस दिन सुहेल अख्तर का इंटरव्यू किया जिसमें उसने बोला कि वो पूरा खेल रहा है। मगर जो नई खबर आज जो ब्रेकिंग न्यूज आई है राशिद खान के हवाले से, वो आपको पता है कि एक सीनियर जर्नलिस्ट और मीडिया मैनेजर ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने ट्वीट की है कि राशिद खान को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिर्फ 2 मैचेस के लिए एनओसी दी है, तो 2 मैचेस के बाद वो हो सकता है कि चला जाए। मगर इट ऑल डिपेंड्स आई गेस। आज समीन भाई से भी हमारे एक दोस्त की बात हुई है उमैर की, तो उसने पता करवाया कि अभी 2 दिनों में उनको भी क्लियर हो जाएगी। देयर लाहौर मैनेजमेंट इज होपिंग कि राशिद खान जो है शायद वो सीरीज कैंसिल हो जाए और पूरा खेले। मगर अगर सीरीज किसी वजह से हो जाती है, जिम्बाब्वे किसी ना किसी पतली गली से निकल के यूएई पहुंच जाता है, तो फिर राशिद खान को 2 मैचेस के बाद जाना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं राशिद खान की। राशिद खान के बारे में क्या कहना है यार, 22 साल के हैं, नंगरहार से इनका ताल्लुक है, 2015 से ओडीआईज और इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। 4 टेस्ट खेल चुके हैं, 74 वनडे खेल चुकी हैं, 48 टी20 खेल चुके हैं। तो फराज, राशिद खान के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? यार राशिद खान रिप्रेजेंट्स द न्यू जनरेशन ऑफ टी20 बॉलर्स, क्योंकि स्पिनर उस दिन शेन वॉर्न का भी मैं सुन रहा था, तो शेन वॉर्न मेरा बहुत फेवरेट रहा है। मैं खुद बीइंग ए स्पिनर्स पे बड़ा लगाव रहा है बचपन से। तो हमेशा से मैंने सुना है कि स्पिन जो होती है वो फ्लाइट देके, जितनी फ्लाइट देता है उतना दिलेर होता है और उतनी विकेट लेता है, लेकिन इसने बिल्कुल पलट दिया उसको। ये जो है वो रैपिड बॉल करता है और उसका जो कंट्रोल है, देखिए किसी भी स्पिनर का सबसे बड़ा वेपन उसका कंट्रोल होता है। शेन वॉर्न इतना बड़ा बॉलर इसलिए था कि वो 6 की 6 बॉलें एक सिक्के के ऊपर फेंक सकता है, तो इसका कंट्रोल सबसे बड़ा है। दूसरी चीज ये कि जैसे मैंने कहा कि इसने रेवोल्यूशनाइज किया है क्रिकेट टी लेग स्पिन बॉलिंग को, क्योंकि वो जितनी तेज करता है उसमें आपको टाइम कम मिलता है सोचने का, और उसकी वैरायटी भी उसी सारी एक ही लाइन में होती है। थोड़ी सी इधर कट जाएगी, थोड़ी सी इधर कट जाएगी और अंदर घुस जाएगी।
तो आई थिंक ही इज, आई मीन जितना आप लोग जैसे आपने बोला कि सब राशिद की बात कर रहे थे, कब आ रहा है नहीं आ रहा है, कितने मैच, उसकी कोई वजह ही है ना यार। ही इज द नंबर 1, और क्या प्लेयर ऑफ द क्या डेकेड भी कुछ क्या क्या मिला है इसको? He should be the number one spinner in like right now in the world. हाँ तो यार वो he's the biggest commodity, one of the biggest commodities in the world of franchise cricket right now. तो वसीब, आपके ख्याल में राशिद खान कितने इफेक्टिव साबित हो सकते हैं पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर? यार उससे बात करने से पहले जितने स्ट्रेट फेस के साथ आपने उनकी उम्र का जिक्र किया था यार देखिए, अब तो इनका अपना हो गया ना लाहौर आप का। ये देखें कि मैंने जो पिक्चर लगाई है कितना यंग लग रहा है उसमें। नहीं, जितने स्ट्रेट फेस और जितने कॉन्फिडेंस के साथ आपने इसकी उम्र का तस्करा किया है ना, मान गए जिस बंदे को लाहौर कलंदर में डाल दो उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं। ये बात तो है। नहीं, बात बिल्कुल सही है। खैर लेट्स नॉट गो टू हिज एज यार। वो तो जाने दो। आप मुझे ये बताएं ना कि कराची की पिच के ऊपर लेट्स से इसने 2 मैचेस, लेट्स से हाइपोथेटिकली अभी लेट्स से कि इसने 2 मैच ही खेलने हैं, तो वो 2 मैचेस जो होंगे कराची की पिच इस तरह के बॉलर को सूट करती है? देखिए, राशिद खान का हमें पता है, इसने हर किस्म की पिचेस पे हर किस्म की कंडीशंस में परफॉर्म किया है। जो बंदा बीबीएल में, बिग बैश में, आईपीएल में, थ्रू आउट द वर्ल्ड विकेट लेने और लाइक राशिद का सबसे बड़ा वेपन क्या है? इकोनॉमी रेट। जितना वो प्रेशर में टीम को डाल देता है, सामने वाले को डाल देता है अपनी सिर्फ बॉलिंग के कंट्रोल से और सिर्फ इकोनॉमी रेट से। आई डोंट थिंक उसके लिए कोई भी कंडीशंस, कोई भी पिच मैटर करती है, बिकॉज ही नोज द आर्ट एंड ही नोज वेयर टू पिच द बॉल। तो अगेन कराची यूजुअली तो शाम में थोड़ा फास्ट बॉलर्स और स्विंग को सपोर्ट करती है, लेकिन स्पिनर्स हमने देखा ही है फाइनल लास्ट ईयर का पीएसएल का, उसमें पिच काफी स्लो थी। तो अगेन डजंट मैटर व्हाट द पिच इज, राशिद खान इज राशिद खान। मेरा ख्याल में लाहौर की पूरी रेटिंग जो हमने आइडेंटिफाई करनी है वो सारी इस प्लेयर के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर तो राशिद खान खेल रहा है पूरे की पूरी पीएसएल तो लाहौर की रेटिंग ये है, और अगर नहीं खेल रहा तो 2-3 स्टेप। विदाउट राशिद खान भी लाहौर का स्क्वाड इतना बुरा नहीं है अगर आप देखें तो। लाहौर में लाइक दे हैव हाँ स्पिनर्स उनके पास उतना बहुत बड़ा स्पिनर नहीं है। उनके बाद फिर हफीज और समित पटेल रह जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद लाहौर की टीम का बैलेंस तो है क्योंकि उनका कोर इंटैक्ट रहा है। सही, चलिए यार राशिद खान की स्टैट्स की बात कर लेते हैं कि T20 बॉलिंग में 247 मैच खेल चुका है और 343 विकेट्स हैं यार इसकी, और सिर्फ 6.28 का इकोनॉमी रेट है। तो इज इकोनॉमिकल एंड ही इज विकेट टेकर। एक जैसे जिस तरह फराज ने बताया कि एक जैसी सारी नपीतुली बॉलिंग करता है और स्पिन भी बॉल करता है, जिसकी वजह से उसको विकेट्स मिलती हैं, और ये बैटिंग भी अच्छी कर लेता है यार आजकल नीचे से आके। इसकी बैटिंग एवरेज भी जो है वो T20s में वो 12 तो है, मगर स्ट्राइक रेट 144 है। तो नीचे से डाउन द ऑर्डर आके वो 2-3 और आजकल वो हेलीकॉप्टर वाले चौके भी मार रहा है। रिसेंट फॉर्म की यार इसकी बात कर लें तो बिग बैश में अभी एडिलेड स्ट्राइकर से खेल रहा था, 10 मैचेस खेल के 16 आउट किए थे और सिर्फ 6.87 की इकोनॉमी थी। तो राशिद खान इज राशिद खान, ऑलवेज इकोनॉमिकल, ऑलवेज विकेट टेकर। सेकंड, उसके बाद बात कर लेते हैं यार मोहम्मद हफीज की। मोहम्मद हफीज के ऊपर प्रोफाइल पे जाने से पहले हम सबको मोहम्मद हफीज के बारे में पता है। हसीब, ये क्या चक्कर चल रहा है यार आजकल? मोहम्मद हफीज, सरफराज और फिर उसके बाद मोहम्मद आमिर। नहीं, थोड़ी सी बात करते हैं यार, कोई बीच में फराज को भी लेते हैं। ये क्या चक्कर है? हफीज ने ट्वीट की, उसके ऊपर एक अननेसेसरी जवाब। वैसे सरफराज की ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है जैसा सरफराज का जवाब आया। फिर मोहम्मद आमिर का तो पता ही आप, एक छिछोरा है, ऑन टॉप एक और छिछोरी हरकत फिर हफीज ने उसका भी रिप्लाई कर दिया। तो छिछोरपन की अखीर हुई है आजकल। साकिब भाई, अंग्रेजी में एक वो कहावत है ना कि डोंट वॉश योर लॉन्ड्री इन पब्लिक या ऐसी कुछ करके है। तो बेसिकली ये जो है डर्टी लॉन्ड्री को पब्लिक में नहीं लाना चाहिए। तो ये जो ऐसी ये बातें, पहली बात तो ये कि वाकई में आपकी वो बात बिल्कुल सही है। आई वाज सरप्राइज कि सरफराज की तबीयत ऐसी है नहीं कि जिस तरह का उसने जवाब दिया, और पता नहीं उसको प्रोवोक किया गया या उसकी बर्दाश्त की हद होगी, वो जवाब नहीं देता, वो दरगुजर कर जाता है वो आदमी। Exactly. जो भी मैं आप ये बात सबको कॉन्टेक्स्ट है। मेरा ख्याल से हफीज ने पिछले किसी इंटरव्यू में ये भी जिक्र किया था कि जी कैप्टन जो है वो टॉस करने वाला नहीं होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, मैं ही कह रहा हूँ ना कि उसको वो अगेन सॉरी, मैं अंग्रेजी से लोगों को थोड़ी सी
उलझन होती है मैं यूज करता हूँ, लेकिन वो कुछ कहावतें बड़ी अच्छी हैं, तो ये वो होते हैं ना, ये द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। तो बस ये आखिरी वो थी जिसपे सरफराज का बर्दाश्त जबर टूट गई। तो अच्छा साकिब भाई, आप जो मगर बात यार कर रहे जब उसने सरफराज को डायरेक्ट टैग ही नहीं किया, उसने ठीक है ट्वीट कर दिए कि क्योंकि ओवरऑल पूरे मुल्क में डिबेट चल रही है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सरफराज, इसका रोहिल नजीर भी है नीचे पड़ा हुआ है, जीशान भी पड़ा हुआ है, जीशान अशरफ भी नहीं पड़ा साकिब हुआ भाई, उसका उसके चक्कर ये ना, देखिए ना, हमें तो ये ट्वीट देखी ना, और हसीब ने जो स्टेटमेंट उसका पहले बोला कि वो कप्तान सिर्फ टॉस करने के लिए नहीं होता है, तो टीम के ड्रेसिंग रूम में जब भी साथ होंगे ये टोंटे मारता रहता होगा ना, ये छोटी मोटी करता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो भर भर के जो है वो आखिरकार वो फट पड़ा, सरफराज का जवाब आया। तो यार अगेन मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि भाई ये चीजें पब्लिक में लाकर नहीं करनी चाहिए, बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ता है, हमारी क्रिकेट वैसे ही बदनाम है यार कि इतनी ज्यादा। और सके भाई, इस एक वजह इसकी और भी है, ये बात भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बहुत दफा, जब भी साबिक कप्तान टीम में खेलेगा, साबिक कप्तान नए कप्तान से हमेशा, अब ये किसी भी, आप किसी जॉब में ले ले, आपका जो मैनेजर है कल को वो आप उसके मैनेजर बन जाए, तो वो आपसे खार तो खाएगा ही खाएगा और आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेगा। यार 90s में 6 कप्तान हमारे खेल रहे होते थे, आपको अभी पता तो सारे हमारी बन गए थे कप्तान, मगर हाँ, फिर तो भी इतना मसला तो नहीं हुआ था कि मतलब के खेल लेते थे। सोशल मीडिया नहीं था ना साकिब भाई उस वक्त। हाँ ये भी तो है, मगर यार ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दवाना मोहम्मद आमिर क्यों कूद पड़ा उसमें? उसकी वजह है ना साकिब भाई, हसीब में भी ये बात उसकी वजह बहुत साफ है कि आमिर को के ना खेलने पे हफीज ने जो है बोला था कि एतराज किया था, तो उसकी अपनी जो है वो कुन्नस थी, तो वो उसने जाहिर है, अब जब ऐसा होता है तो यू चूज साइड्स, तो उसने जो है वो उसका ऑब्वियसली साइड लिया। तो एनीवेज हसीब का इनपुट लूंगा इस पे जरा। यार मैं असल में पता है क्या, एक बड़ा मसला है हमारे यहाँ, कोई भी किसी किस्म का भी इनपुट आता है ना, तो आजकल ये बड़ा मुसीबत चल गई है कि आप कोई एक साइड लो या एक आपका टेक हो, उसके ऊपर सबसे पहला कमेंट ये आता है, बजाय इसके कि बंदा लॉजिक देखे, बंदा उस पर ये बात करता है कि यार ये तो कराची वाला यही बात करेगा या ये लाहौर वाला यही बात करेगा। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको अवॉइड करूँ, बट ओवरऑल मैं जो पूरा समझ पाया हूँ, हफीज ने कमेंट किया, रिजवान की को प्रेज किया, सही बिल्कुल किया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जहाँ तक प्रेस करने की बात थी, ग्रेट, उसने फिर लास्ट में कमेंट किया कि देयर शुडंट बी एनी क्वेश्चन अबाउट द नंबर 1 की विकेट कीपर। आई डोंट नो व्हाई इट वाज द केस सो फार, पीपल should know by now that you're the number 1 keeper। ठीक है, अगेन एज अ फैन अगर आप देखें तो इसमें कोई सरफराज के ऊपर डायरेक्ट ऑन नहीं थी, सरफराज फॉर सम रीजन कूद पड़े, उन्होंने जवाब दे दिया। अगर आपको जवाब देना, अगेन सरफराज ने अगर जवाब देना ही था, अगर कोई पेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी थी, यार यू हैव बीन टीम, आप टीममेट है, कोई 10-15 साल से साथ खेल रहे हैं, फोन उठाओ, बात करो, बात खत्म करो। नहीं, लेकिन हमने अपनी डर्टी लॉन्ड्री जो है वो सोशल मीडिया पे करनी है, तो उन्होंने उसको उसी पे जवाब दे दिया। हो सकता है पीछे कोई हिस्ट्री चल रही हो, वो हो उसकी बेसिस पे, लेकिन हफीज का एक बड़ा आजकल जो मैं देख रहा हूँ, बहुत एक सीरीज ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं जिसमें मुझे लगता है कि हफीज is not, again there's no harm, if you want to express your opinion you don't need to shy away from it, but you're a team में, आप एक टीम में खेलते हो साथ, ठीक है। ऐसा कमेंट जो है, हफीज की स्टेटमेंट थी एंड टू एंड कंप्लीट, किसी फैन की तरफ से आती तो समझ आती है बात, लेकिन एज अ टीममेट when you're sharing the same dressing room with other players that are in the team, both सरफराज and रिजवान, फिर ये बात कहने की नहीं बनती कि जी कौन नंबर 1 कीपर होना चाहिए। सही, बिल्कुल। चलो जी, लेट्स ये बात आप आपस में उसमें कर सकते थे। जहां तक आमिर की बात है, आमिर साहब, आमिर भाई तो आजकल वैसे ही छिछोरी हरकतों पे आए हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं यार। वो बंदे की काउंसलिंग करनी चाहिए कि थोड़ा सा पोलियो। पता है क्या है साकिब भाई, यहाँ पे और इन प्लेयर्स की भी इतनी फॉल्ट नहीं है। द प्रॉब्लम इज, और इनको जो चढ़ाने वाले ना, द वंस हु आर एक्चुअली, जो इनको मशवरे देते हैं, खासतौर से ये जर्नलिस्ट कॉम जो है, क्योंकि हर किसी के पास साथ जर्नलिस्ट लगा हुआ है। अगर आप हफीज की बात लें तो जियो के सारा जर्नलिस्ट ग्रुप उसके साथ है, रियाया हुसैनी वगैरह। इसी तरह सरफराज के साथ भी कोई ना कोई जर्नलिस्ट होगा ही होगा, और आमिर के साथ भी है ही। तो इनको जो एडवाइसेस मिल रही है ना, दैट वो गलत है, और द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स। बिल्कुल यार, मुझे तो लगता है कि सरफराज का जो ट्विटर अकाउंट उसके पास ही नहीं है, वही कोई मनहूस बंदा जिसने मुझे भी ब्लॉक किया बिला वजह, और वही है जिसने ये ट्वीट की है जिससे सारा फस क्रिएट हुआ है। एनीवे यार, मोहम्मद हफीज आपको पता ही है,
40 साल के हो गए हैं, लाहौर कलंदर से अब 3 सालों से खेल रहे हैं, पहले 3 साल ज़ल्मी से खेले थे, अब तीसरा साल लाहौर कलंदर में है। टॉप स्कोरर पूरी मेरे ख्याल में पिछले साल 2020 में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा T20 रन्स जो थे वो मोहम्मद हफीज के थे, और इसके अलावा अभी T10 खेलने चले गए, जिसकी वजह से T10 खेलने से एक दिन या सुना कि कुछ घंटों की वजह से बबल में नहीं जा सके, जिसकी वजह से ये T20 स्क्वाड वर्सेस साउथ अफ्रीका में नहीं आ सके। ये पहुंच गया था 3 तारीख को उन्होंने कहा था, मगर ये 3 की रात जो कि 4 हो चुकी थी, ये तब पहुंचा है। इसने अपने टिकट्स और अपने बोर्डिंग पासेस भी दिखाए। समझ नहीं लग रही कि जब आप बबल में नहीं जा सकते। गोल्फ की पिक्चर भी शेयर कर दी थी इन्होंने। किसकी? गोल्फ की पिक्चर भी शेयर कर देनी थी। हाँ वही ना यार, मगर समझ नहीं लगी कि जब आप पहुंच ही नहीं सकते और आपकी बात आप स्क्वाड में नहीं आए तो फिर आप जा क्यों रहे हैं? फिर मराठा अरेबियंस के साथ एक आधा और मैच खेल लेते, ठीक है। तो इनमें क्या मैं तो आ गया था जी, इन्होंने नहीं खिलाया। हाँ मेरा ख्याल में बस ऐसे ही चक्कर था, मगर बहुत से लोग यार इस पे गुस्से में भी है, मगर मोहम्मद वसीम की स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है यार। 2 मुल्कों में MOU साइन हुआ है और आप उसमें उसको ब्रीच नहीं कर सकते, ठीक है। एक चीज हो गई, उसमें रिलैक्सेशन नहीं दी सकती ये, क्योंकि कोविड का मसला है। अगर कल को आप इस तरह के रिलैक्सेशन देंगे और किसी को हो जाता है तो फिर सारा का सारा नजला जो है वो PCB के ऊपर आ जाएगा। आप अगर मेन स्ट्रीम मीडिया को उठा के देखें तो अगेन वही, नहीं जी वो हमारे सुपरस्टार, उन्होंने बहुत परफॉर्म किया हुआ है, वी शुड हैव, हमें उनके लिए एक्सेप्शन करनी चाहिए थी। हाँ यार, वो मुल्क का फिर यही हाल होता है ना, अगर हर जगह एक्सेप्शंस और इस तरह की चीजें होती हैं। हफीज को भी पहले पता होना था कि जब यार बाकी आसिफ अली जब पहुंच रहा है तो आप भी पहुंच जाएं। आपका 6 घंटे की फ्लाइट लेट क्यों है? आप भी 3 तारीख को पहुंच जाएंगे, आप 4 को क्यों पहुंच रहे हैं? तो बस यार PSL में इसकी फॉर्म की बात अगर कर लें तो पिछले साल PSL में बड़ी फॉर्म में नजर आए थे। 13 मैचेस में 312 रन किए थे, 39 की एवरेज से, 125 का स्ट्राइक रेट था और एक बड़ी शानदार इनिंग्स 98 रन की इन्होंने खेली थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। लाहौर वो मैच अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत सका था, मगर बाद में ज़ल्मी के खिलाफ भी प्लेऑफ्स में बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली और इन्होंने वो मैच जितवाया था। लेटेस्ट फॉर्म की बात कर ले T10 में यार एक बड़ी बेकार सी टीम थी मराठा अरेबियन, उससे खेल रहे थे, सिर्फ 5 मैच खेले और 149 रन किए, 37 की एवरेज, 179 का स्ट्राइक रेट। तो उनकी टीम के सबसे अच्छे बैट्समैन यही थे और यही अकेले उनकी टीम की तरफ से चल रहे थे। तीसरे प्लेयर शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी को यार आज लाहौर ने वाइस कप्तान डिक्लेयर कर दिया है। हसीब, आपके ख्याल में क्या ये डिसीजन सही है और ये क्यों किया गया है इस नाजुक मौके पे जब PSL में 3-4 दिन रह गए हैं? फखर इससे पहले कैप्टन भी रहे थे, फिर इस दफा मगर ये कि शाहीन अफरीदी को वाइस कैप्टन बना दिया। आपके ख्याल में लाहौर उनको सिक्योर कर रही है कि यार ये हमारा मेन प्लेयर है, इसको अपने साथ रखना चाहिए फ्यूचर के लिए, ताकि इसके ऊपर कोई दूसरी टीम्स इसके ऊपर कोई थोड़ी सी इसके ऊपर काम भी ना करेंगे, यार हमारी तरफ से खेलो? नहीं, आई मीन लाहौर के साथ शुरू से है, लाहौर इसको अपनी प्रोडक्ट ही समझता है प्रीटी मच। तो और आपको पता ही है लाहौर की हिस्ट्री, सुहेल अख्तर कैप्टन हो सकता है क्योंकि वो लाहौर की प्रोडक्ट था, कलंदर्स की प्रोडक्ट था, तो वो कैप्टन है। तो मुझे तो किसी किस्म का कोई सरप्राइज या शॉक नहीं मिला कि यार आई वाज सरप्राइज लिटिल, क्योंकि अभी सिर्फ 20 साल का है। मेरे ख्याल में वाइस कैप्टन करना चाह रहे हैं अगेन। हाँ फराज, आपकी क्या इनपुट है? 20 साल का लड़का है, लाहौर से तीसरा सीजन है उसका, खैर अब PSL 3, 4, 5, 6 नहीं, चौथा सीजन है उसका। वाइस कैप्टन बनाया उन्होंने लाहौर ने शाहीन शाह अफरीदी को। आपके क्या इसके बारे में ख्याल आता है? ये दो चीजें इसमें देखने की। एक तो वो वाली बात मैं बिल्कुल आपकी उससे एग्री करता हूँ कि वो अपना पक्का करना चाह रहे हैं उसको कि देखो तुम हमारे लिए इतने अहम हो कि हम तुम्हें नायब कप्तान बना रहे हैं और जो है ना तुम लॉन्ग टर्म जो है वो बेसिकली हमारे साथ रहोगे। दूसरी वजह ये भी साकिब भाई हो सकती है कि एक शाहीन अफरीदी का अगर आप देखें तो एक थोड़ा सा शाय कैरेक्टर लगता है, तो उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर और थोड़ा सा उसको इन्वॉल्व करने के लिए टीम में। और एक बहुत ही ऑब्वियस बात तो ये होगी कि यार जब भी एक छोटी हर्डल होती है या फील्ड प्लेसिंग होती है, इसमें अगर जाहिर नायब कप्तान अपना जो है वो इनपुट देता है, एक बॉलर का पर्सपेक्टिव जो है वो एक बैट्समैन के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल बरक्स होगा उसके। तो जाहिर एक वो इनपुट मिलेगी। आपका कैप्टन जो है वो बिल्कुल मिडिल ऑर्डर ओपनिंग बैट्समैन है और नायब कप्तान जो ओपनिंग बॉलर होगा, तो ऑब्वियसली 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी मिल सकते हैं आपको। तो ये 2-3 वजूहत है मेरे ख्याल से, लेकिन इट्स नॉट अ बैड डिसीजन क्योंकि आप हिस्ट्री में उठा के देखें तो फास्ट बॉलर कप्तान बहुत कम ही होते हैं। कोर्टनी वॉल्श था, उसके अलावा अभी कमिंस को बनाने की बात की जा रही है। यार वसीम अकरम, वकार यूनुस। वसीम अकरम ऑलराउंडर था, वसीम अकरम ऑलराउंडर किस कैटेगरी में आता था? वकार यूनुस
खैर वो तो उस पाकिस्तानी टीम की तो बात क्या करें, हम तो सभी कप्तान थे उसमें। हाँ, वो जो पाकिस्तान में तो जो भी सीनियर हो जाए वो कैप्टन बन जाता है। खैर कैप्टन हर सीरीज पे कैप्टन चेंज होता था, तो उसकी तो खैर क्या बात अच्छा, करें। चलिए यार आगे बात करती हैं यार। आपने नोट किया होगा शाहीन अफरीदी 2-3 साल से बड़ी कंटिन्यूस क्रिकेट खेल रहा है। इसके वर्कलोड मैनेजमेंट का मेरे ख्याल में टाइम आ चुका है। आप लोगों का ख्याल है? तो टाइम को आए हुए भी 1.5 महीना हो गया, लेकिन वो मसला ये कि हमारे यहाँ प्लानिंग ही नहीं है। आई मीन यूजुअली अगर आप बड़ा आसान है यार, आपको कुछ भी नहीं करना, आप न्यूजीलैंड का मॉडल उठा के देख लें यार। पहला मैच या 3 मैच सीरीज का दूसरा मैच, देन मेन बॉलर विल सिट डाउन। बिल्कुल ठीक है, या अगर आप सीरीज जीत गए हैं ऑलरेडी तो तीसरे में योर मेन बॉलर विल सिट डाउन, अगर आप पहले 2 मैच नहीं बिठा रहे। एक वजह हसीब इसकी ये भी है ना यार, पहले से सेट होता है। एक वजह इसकी ये भी है ना यार कि हमारे पास रिसेंटली ऑन पेपर तो काफी सारे फास्ट बॉलर की लाइन लगी हुई है, लेकिन जो कारकर्दगी है वो किसी में से भी कंसिस्टेंट नहीं आ रही। जो ले देके शाहीन ही कर रहा है, हाँ, और तीनों फॉर्मेट में कर रहा है, तो एग्जैक्टली ये यार मगर वो कारकर्दगी मैंने देखा कि पिछले 6 महीने में थोड़ी सी कम हो गई है। जितनी विकेट्स पहले मिल रही थी उतनी नहीं आ रही। वो मुझे लग रहा है कि बेचारा थक रहा है। आप न्यूजीलैंड से लेके आप बल्कि टेस्ट सीरीज उठा ले साउथ अफ्रीका की, और ये उठा ले शाहीन हैजंट बीन बॉलिंग वेल। बिल्कुल। तो आपको उसका वर्कलोड थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। लाइक अगर आप पहला मैच जीत गए थे T20 में, तो व्हाट वाज स्टॉपिंग यू फ्रॉम एक्चुअली प्लेइंग हसनैन इन द सेकंड गेम, अगर आपने हारिस को खिला ही रहे थे आप। यार इसमें साकिब एक एग्जांपल मैं आपको पहले दे चुका हूं हम लोगों को, ये उमर गुल की एग्जांपल। जब 2010 में आसिफ और आमिर जब जो है वो बैन हो गए थे, तो हमारे पास एक ही प्राइम बॉलर बचा था, उसको हमने ऐसा रगड़ा कि वो 2 साल 3 साल में खत्म हो गया। वो ही कुड हैव हैड अ लॉन्गर करियर, लेकिन हमने उसको बहुत रगड़ा दिया। तो उमर गुल अचानक ही यार डिक्लाइन आया था और उसका वो रनअप भी खत्म हो गया, उसकी स्पीड भी खत्म हो गई, उसे भागा भी नहीं जाता था यार। वो आप तीनों फॉर्मेट में उसको नंबर 1 बॉलर बना के खिलाएंगे, तो यही होना था उसके साथ। उस वक्त तो खैर फ्रेंचाइज क्रिकेट भी इतनी नहीं होती थी, हमारी PSL नहीं थी। बट अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉजिटिव्स ऑफ शाहीन, वो आपकी बात सही है कि हसीब ने भी सही बोला कि रीसेंट डिक्लाइन उसका बिल्कुल आया है। और शाहीन का यार मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि यार शाहीन का मुझे एक मसला बस ये लगता है, जब वो आई थिंक इट विल कम विद एक्सपीरियंस एंड विद एज, जब मैच फंस जाता है ना, जब टेस्ट मैच हो या कोई मैच फंस जाता है, तो ही लुक्स आउट ऑफ आइडियाज। ये जस्ट बॉल, ही जस्ट वांट्स टू गेट द बॉल कि बस उस तरफ पहुंचा दूं बॉल किसी तरह। तो वो आई थिंक रीसेंट गेम में थोड़ा सा बेहतर हुआ है। इंग्लैंड सीरीज थी और तो आज सीरीज न्यूजीलैंड सीरीज में मैंने देखा कि जब मैच फंस जाता है तो मतलब कुछ हो नहीं रहा होता है, तो जैसे वसीम वकार की खैर कंपेयर करना बहुत अनफेयर होगा, लेकिन वसीम वकार और शुएब अख्तर उस जमाने में जब मैच बिल्कुल डेड हो जाता था, कुछ हो नहीं रहा था, तो एकदम से एक स्पेल आता था उन किसी हमारे प्राइम बॉलर का और वो मैच बदल। शाहीन में वो एक्स फैक्टर भी नहीं है, अगेन वो टाइम के साथ शायद आ जाएगा। उनकी खास बात पता है क्या, उसमें दे जस्ट अटैक, उनको रन की फिक्र नहीं, उन्होंने बॉडी पे मारना है, यॉर्कर मारनी है। शुएब अख्तर के स्पेल्स क्या होते थे, 3-3 4-4 के बर्स्ट होते थे। ऑस्ट्रेलिया के 300-400 रन हो चुके होते थे, और शुएब अख्तर का एक वो 4 ओवर का स्पेल, 3 बाउंस रहे, 1 यॉर्कर, और विकेट गारंटी होती थी। बिल्कुल। तो खैर T20 की साकिब जरा स्टैट्स। बिल्कुल यार, बस शाहीन का ये मैं आपको बस ये बता रहा था कि जो पिछले 6 महीने में, जिस तरह इसके पिछले साल के शुरू के 6 महीने में जो परफॉर्मेंस थी, वो आखिरी 6 महीनों में वो परफॉर्मेंसेस नहीं है। काफी डिक्लाइन आया, इसकी बॉलिंग में विकेट्स नहीं मिल रही, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होना शुरू हो गया है, थोड़ी सी वेवर्ड बॉलिंग भी कर रहा है, तो इस वजह से मैंने वर्कलोड का इशू उठाया आप लोगों के साथ। खैर पिछली PSL की बात कर ले तो यार 12 मैचों में 17 विकेट ली थी, 7.11 का इकोनॉमी रेट था, लीग का बेस्ट बॉलर था 17 विकेटों के साथ। और अभी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभी ये 3 मैच खेले, उसमें 2 आउट किए हैं। इकोनॉमिकल तो रहा है मगर सिर्फ 2 ही विकेट्स मिली हैं इसकी। तो प्लैटिनम कैटेगरी को अगर मैं रेट करूं यार आउट ऑफ 10, पिछले दफा हम भूल गए थे, तो आई वुड गिव इट 10 आउट ऑफ 10। ओवर टू हसीब फॉर डायमंड्स। हाँ जी, तो डायमंड की बात कर लेते हैं। साकिब भाई ने कोई 25 मिनट तो सिर्फ प्लैटिनम में लगा दिए। आई नो लाहौर का शो यार, लाहौर का शो है ये भाई, बहुत इंतजार करके आया है, तो आज फिराज को भी जल्दी नहीं है। इसके बाद के 2 एपिसोड फिर हम भूल जाएंगे। नहीं वो भी होंगे यार। अच्छा, तो चले बात कर लेते हैं फखर जमान की। फखरे पाकिस्तान, फखरे लाहौर, फखरे कलंदर जो है फखर जमान, उनकी बात कर लेते हैं। अगेन अगर अब देखा जाए, मैं इसको फखर जमान की क्या आई गेस
कुछ नया नहीं बताऊंगा, लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान की डोमेस्टिक में जो बाबर आजम के बाद सबसे बेस्ट बैट्समैन इन पाकिस्तान डोमेस्टिक सर्किट फॉर T20 हैज बीन फखर। अगर आप उसकी PSL की परफॉर्मेंसेज उठा लें तो ही वाज अ सेकंड मोस्ट रन स्कोरर लास्ट ईयर फॉर लाहौर कलंदर एंड विद इन PSL आफ्टर बाबर आजम। और अगर आप नेशनल T20 उठा के देखें तो ही वाज अ टॉप स्कोरर ऑफ नेशनल T20 एज वेल। तो आप इसको फॉर्चुनेट कहें या अनफॉर्चुनेट कहें, बट थिंग इज हम फखर को नेशनल टीम में तो नहीं कर रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी नॉट फाइंडिंग अ रिप्लेसमेंट ऑफ हिम एज वेल इन द डोमेस्टिक सर्किट एट दिस पॉइंट। और असीब अभी जब फखर छोड़ के जा रहा था लाहौर कलंदर को, दिस वाज द ओनली रीजन, दी स्टैट्स वर द रीजन कि मैंने इसको बैक किया और मैंने इसके लिए कैंपेन चलाई और फाइनली आई एम वेरी हैप्पी कि इसको लाहौर कलंदर ने वापस टीम में डाला। मगर ये नंबर्स थे, मुझे फखर नहीं, मुझे तो नंबर्स पसंद होते हैं और फखर के नंबर थे जो कि इसको प्लैटिनम कैटेगरी। लेकिन सवाल फिर वही है, या तो देखें हमने फखर की जो कमजोरियां उसके बारे में बहुत बात की है। हाँ। और इस बारे में मेरी और फराज की थोड़ी सी नाराजगी भी है इससे कि भाई तो ये अपनी गलतियों से सीखता क्यों नहीं है, लाइक वाई ये एक ही गलती को बार बार रिपीट करके क्या ये साबित करना चाह रहा है कि जब तक गलतियां करता रहूंगा एक दिन वो सही हो जाएगी, या उस गलती को उस शॉर्ट बॉल्स को या जो है उसको प्रॉपर लीव करना या डक करना या उस पहले से जज कर लेना, ये कब आएगा? ठीक है, क्योंकि हो ये रहा है कि डोमेस्टिक में तो परफॉर्मेंसेस आ रही है, लेकिन जब इंटरनेशनल सर्किट में ये परफॉर्मेंस जब ये जाता है तो फिर वो ट्रांसलेट नहीं होती वो परफॉर्मेंसेस। और यार मैंने आप लोगों से एक बात करनी है, मुझे सोशल मीडिया पे भी फखर को बैक करने पे बहुत गालियां पड़ती हैं। यार मैं कहता हूं कि ठीक है वो आउट ऑफ फॉर्म है, ठीक है उसके टेक्निकल फ्लॉज हैं, मगर उसके बावजूद भी वो हमारा बाबर के बाद बेस्ट स्कोरर क्यों होता है? एग्जैक्टली यही तो बात समझ में नहीं आती। तो फिर अब यही है, या तो एक बात हमने और पहले बहुत की है, मुझे लगता है कि जब ये इंटरनेशनल उसमें आता है तो इसके ऊपर प्रेशर बहुत आ जाता है और एक्सपेक्टेशंस का भी प्रेशर और इस बात का भी प्रेशर कि अगर उसने इसको मैचेस में परफॉर्म नहीं किया तो ये टीम से बाहर हो जाएगा। यार प्रेशर वाली सॉरी असीफ बात बिल्कुल सही है। प्रेशर वाली बात भी तीनों सारे पॉइंट्स अगेन हम लोग क्योंकि 3 साल से ये बात कर रहे हैं और फखर पे उसी तरह की बात हम हमेशा करते हैं कि यार साकिब भाई ये भी उसी कैटेगरी में आने लगा है। फखर के PSL लेवल पे जो है वो बिल्कुल हीरो, और एकदम से जब लेवल एक ऊपर जाता है नेशनल लेवल पे, क्योंकि नेशनल लेवल का उसकी बहुत ही सिंपल सा उसका जवाब यही है, हमेशा यही जवाब होता है कि यार अब एनालिटिक्स और ये जो असेसमेंट्स प्लेयर की होती हैं उनके पूरे डॉसियर्स बनते हैं। तो उस दिन उमैद आसिफ भी जिस तरह जिक्र कर रहे थे कि हम हर प्लेयर को जो है वो प्लान बनाकर जाते हैं, तो जाहिर है उस प्लेयर जाको सामने वाली टीम को पता है कि वो कहाँ फंस रहा है, तो वही प्लान बना के वही फील्ड लेके करते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह जो है अपनी खामियों को जो है वो पूर्ण करें और जो उसको बेसिकली राइज अबव इट। तो लेकिन गिवन द फैक्ट कि उसको आप कह रहे हैं ना कि कंसिस्टेंटली रन तो कर रहा है, कोई तो वजह है ना यार, रिकॉर्ड है उसके पास। तो आई एम प्रीटी श्योर कि यार इस बार करेगा, रन करेगा। एंड आई एम श्योर समीन भाई से जो बात हुई, समीन भाई भी जिस तरह बोल रहे थे उनकी जो हम लोग तो बैठ के खाली टीवी देखते हैं और मैच देखते हैं ना, पीछे जो काम हो रहा होता है रात दिन वो हमको नजर नहीं आता। तो आई एम श्योर जैसे हम लोगों ने ये चीजें जज की हैं तो उनके एनालिसिस भी होंगे अपनी जगह और वो भी इस चीजों पे काम कर रहे होंगे। और दूसरा यार ये कि फखर की सारी परफॉर्मेंसेस अगर आप देखें तो वनडेज में है, फास्टर टू 1000 रन्स इसने जिम्बाब्वे के 200 भी निकाल दें तो यार उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी किया था, इंग्लैंड में भी 127 रन किए थे, इंडिया को भी लगाया था, साउथ अफ्रीका में भी स्कोर किए थे। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जिम्बाब्वे को स्कोर कर रहे थे। ये आज भी इतना फ्लॉप होने के बाद भी उसकी भी वनडे एवरेज देखें तो क्लोज टू 45 जरूर होगी। तो राइट फॉर्मेट उसका मेरे ख्याल में वनडे है, जहां पर उसने स्कोर किया वहां पर तो खिलाना चाहिए था। यार वनडे तो हमने काफी दिनों से खेला है, ऐसे से खेला भी नहीं है सिवाय जिम्बाब्वे के जो लास्ट सीरीज हुई थी उसमें भी माशाल्लाह हम एक मैच हार गए। बट एनीवेज चले खैर पिछले PSL की बात कर लेते हैं। 325 रन बनाए थे 12 इनिंग्स में, 63 का हाईएस्ट स्कोर था। एवरेज अगेन 27 रन थी जो कि इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन और स्ट्राइक रेट था 128.96। Still, he was the second most run scorer in last PSL. अगर मैं पाकिस्तान नेशनल T20 की बात कर लूँ तो उसमें 12 मैचेस में 420 रन बनाए थे 35 रन की एवरेज से,
हाईएस्ट स्कोरर था पाकिस्तान टी20 का, 147.88 का स्ट्राइक रेट था, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से खेल रहा था। अभी जो रिसेंटली पाकिस्तान कप हुआ है लिस्ट है, उसमें भी 34.66 की एवरेज थी, जैसे कि आपने वनडे का जिक्र किया। 312 रन थे, 92.85 का स्ट्राइक रेट था, 2 सेंचुरियां बनाई थी, तो बल्कि 2 मिस सेंचुरी बनाई थी, सेंचुरी कोई नहीं बनाई। तो ये इसका रीसेंट रहा है, रीसेंट फॉर्म ऊपर नीचे ही रही है। हाईएस्ट 92 ही कर सका था लिस्ट में वनडे में। हाँ, ज्यादा नहीं, उसका पाकिस्तान का बहुत अच्छा नहीं गया। ठीक है जी, तो ये तो थे फखर जमान। मैं अब मूव करूंगा डेविड वीजा के ऊपर। डेविड वीजा अगेन लाहौर कलंदर की जान रहे, बहुत की। ये जो कोर हम बात करते हैं ना, टीम का कोर होना, तो उसका डेविड वीजा लाहौर कलंदर्स का जो कोर है उसको फॉर्म करते हैं। लेकिन इनके साथ जो अभी रिसेंटली जो मैं देख रहा हूँ, लाइक जो लास्ट इन्होंने क्रिकेट अपनी खेली थी वो प्लेऑफ्स खेले थे पीएसएल में, उसके बाद से इन्होंने क्रिकेट नहीं खेली है। यार वो बेचारा T10 में पहुंचा तो था, मगर मुझे लग रहा है इसकी टीम बंगला टाइगर्स को एक भी मैच नहीं खिलाया। नहीं, कुछ नहीं खिलाया, बिल्कुल भी नहीं खिलाया। और ये बगैर खेले वापस आ गया। बट अगर पीएसएल की बात कर लें तो लास्ट पीएसएल में इसकी लाहौर कलंदर्स की तरफ से हाईएस्ट एवरेज थी, यानी एक इनिंग में बहुत ज़्यादा रन, जो मोस्ट रन बना रहा था वो डेविड वीसा था, 43.66 की एवरेज से, और स्ट्राइक रेट ऑफ 170.12। लेन का भी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, लेकिन डेविड वीजा को उसके बाद था 170.12 का। 131 रन बनाए थे टोटल। 8 इनिंग्स में इसकी बैटिंग आई थी, जिनमें से 5 में ये नॉट आउट था। यार तो लाहौर को पहले तो फ्रांस, वैसे वीजा की अपनी भी पिक्चर मैंने दी हुई है, उसमें होगी जरूर, मगर वीजा की बात खत्म करने था इसमें, इससे आप जो 5 नॉट आउट से आपको ये एक व्यू मिलता है कि वीजा इज देयर फिनिशर। इनिंग्स को फिनिश करना जहां हो लाहौर कलंदर्स की तरफ से, वहां वीजा इज द मैन। बिल्कुल यार, वीजा का ये है कि ये नीचे से आके जिस तरह खेल रहा होता है, लग रहा होता है कि जिस तरह पहले ही सेट खेल रहा है, और इसको सेट होने के लिए टाइम नहीं चाहिए। इसको सेट होने के लिए एक तो टाइम नहीं चाहिए, दूसरा ये कि जो जितने भी फास्ट बॉलर्स थे वो एक ही गलती कर रहे थे कि इसको लेंथ बॉल कर रहे थे, और उसको लेंथ बॉल पसंद है। वहाब रियाज ने इसको 2 लेंथ बॉल की, इसने 2 छक्के मार के मैच खत्म कर दिया। और अगर इसको लेंथ ना दे तो आगे निकल के उसको फिर हाफ अली खुद कई दफा उनको बना लेता है। तो वीजा को बॉलिंग करना फास्ट बॉलर के लिए वैसे वाकई बड़ा मुश्किल काम है। मुझे लग रहा है कि अगर कोई लेग स्पिनर लगाएं या कोई अच्छा रिस्ट स्पिनर लगाएं तो शायद वीजा को पकड़े, अदरवाइज फास्ट बॉलर्स का तो कचूमर निकाल देगा वो इस पीएसएल में। बिल्कुल। विटालिटी बल्लास की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो दैट वाज द अदर टूर्नामेंट जो उसने पीएसएल के बीच में खेला था। उसमें भी इसकी एवरेज बहुत जबरदस्त थी, 40.14 की एवरेज थी 9 इनिंग्स में। ससेक्स से खेलता है मेरा ख्याल में, राइट? ससेक्स की तरफ से खेलता था, तो और सक्सेस का बेस्ट एवरेज था इसका। तो 10 मैचों में से 9 में बैटिंग आई थी, 2 में नॉट आउट रहा था, 281 रन बनाए, 145.59 के स्ट्राइक रेट से। तो अगेन और इसके बारे में इससे अच्छा इनको इस डायमंड में कैटेगरी में इससे अच्छा इनको प्लेयर नहीं मिल सकता, और ये टेन किया था इन्होंने। चलें जी, ये तो हो गए डेविड वीसा। मैं अब जल्दी से हारिस रऊफ की बात कर लेता हूँ, जो इनके थर्ड अनमोल क्या कहते हैं, डायमंड कोर्ट में क्या, हीरा, अनमोल हीरा जो है इनकी टीम के लाहौर कलंदर के। अगेन हारिस रऊफ नाम, टेप बॉल क्रिकेट खेलते थे, लाहौर कलंदर ने पिक किया, ग्रूम किया इनको। इंटरनेशनल गली क्रिकेट से इंटरनेशनल क्रिकेट तक लेके जाने में लाहौर कलंदर का बहुत बड़ा हाथ है। और ये इसी वजह से लाहौर कलंदर को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि लोकल टैलेंट को लेके आते हैं, ग्रूम करके उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो इंटरनेशनल सर्किट में परफॉर्म कर सके। तो एनीवेज, हारिस रऊफ की जहाँ तक बात कर लें यार, मैं पहले भी 2-3 दफ़ा कह चुका हूँ, आई एम येट टू बी इम्प्रेस्ड विद हिम एट दिस पॉइंट। मेरे ख्याल में अभी इतनी परफॉर्मेंसेस इन्होंने नहीं दी जितने चांसेस मिल गए हैं ऑलरेडी। जी, इतनी परफॉर्मेंसेस नहीं थी। सेकेंडली मुझे लगता है कि मुझे लग रहा है कि अभी तक वो बिग बैश की परफॉर्मेंस ही दो लोगों के दिमागों में है।
नहीं, दिमाग में नहीं, वो दिमाग ही यूज नहीं करता बॉल कराते हुए, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन नहीं, मैं सिलेक्टर्स की बात कर रहा हूँ कि सिलेक्टर्स ने शायद वो आखिरी वो बिग बैश ही देखी हुई है 20 विकेटें, हाँ क्योंकि वो उसके अलावा कभी भी इंटरनेशनल पे इसने अभी तक या पीएसएल्स में भी अभी तक कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दी। अच्छा, मैंने ना मैं इसीलिए मैं बड़ा इंट्रीग था, क्योंकि मैंने जब भी हारिस को, मैंने बिग बैश में भी जब भी इसको विकेट लिया था, मैंने बोल्ट तो दो देखे थे, लेकिन मोस्टली जो इसकी विकेट्स होती हैं वो कैच आउट होते हैं। हाँ शॉट मारते हैं तो वो हाँ, कैच आउट होते हैं उसके बाउंड्री पे ज्यादा। कैच कर लिया, या क्लोज इन फील्डर्स में से किसी ने कैच कर लिया। तो मैंने एक थोड़ा सा एनालिसिस उठाया, तो मुझे पता चला कि इसकी जो टोटल T20 इंटरनेशनल में विकेट्स हैं, अगर मैं उनको देखूं तो इसने कोई 18 के करीब 18 विकेटें ली हैं। उनमें से 13 जो है वो कॉट है, 3 बोल्ड है और 2 लेग बिफोर विकेट है। तो इन टोटल जो मेजॉरिटी ऑफ जो इसकी विकेट्स हैं वो कैच आउट ही हुए हैं। बिग बैश में भी सारे कैच आउट थे, वो जब इसने 20-23 नहीं एक तो बोल्ड थे बहुत से कैच उसमें, आउट लेकिन थे। मोस्टली जो है वो कैच आउट ही थे। और उसकी हैट्रिक भी शायद कैच आउट वाली थी जो मुझे याद आ रही है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैं पोजीशन वाइज देखूं तो पहली पोजीशन पे 4 डिसमिसल है, पहली पोजीशन के बैट्समैन के 4 डिसमिसल है, चौथी से लेके 8वीं पोजीशन तक इसने 6 4 10 11 विकेटें इसकी चौथी से लेके 8वीं पोजीशन तक है, जिससे आपको ये पता चलता है कि यार ही इज मोर मिडिल ओवर्स इन मिडिल ओवर्स और लेट ओवर्स। और जो सबसे बड़ी गलती अभी रिसेंटली T20 सीरीज में हो रही थी, वो इसको न्यू बॉल देना वाला था। अगर आपने हारिस रऊफ को खिलाना ही है तो आपको मिडिल ओवर में उसको खिलाना पड़ेगा। मैं उसको डेथ बॉलर भी नहीं कहूंगा इस वक्त, क्योंकि मुझे अभी तक हारिस रऊफ की हालांकि शुरू में बहुत नजर आई थी यॉर्कर्स, लेकिन अब मुझे इतनी यॉर्कर्स नजर नहीं आती। यार पहले तो आप दोनों मुझे ये बताएं कि हसन अली के होते हुए इसको पहले 2 T20 क्यों खिला दिए हमने? हसन अली की कुछ पट्टियां वट्टियां बंदी हुई थी, तो वो उसका वर्कलोड मैनेज कर रहे थे। अच्छा, उसका कर रहे थे। सही है, ठीक है। तो अच्छा और स्टैट्स हैं इसकी, आर वी डन विद हारिस या मूव ऑन? यार मैं ज्यादा यही बता सकता हूँ कि लास्ट जो अभी T20 कप हुआ था उसमें भी ही वाज सेकंड मोस्ट विकेट्स थी इसके पास, शाहीन शाह अफरीदी के पास बाद 18 विकेटें ली थी, 12.33 की एवरेज से और 7.4 के इकोनॉमी रेट से, जिसकी वजह से T20 उसमें। अच्छा, हारिस रऊफ को मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि यार लाहौर तो हारिस रऊफ को ज़ाहिर है इनकी अपनी प्रोडक्ट है, तो उसको तो वो ज़ाहिर है उभारेंगे ही, ज़ाहिर है आगे लाएंगे उसको। और वसीफ वाली बात सही थी कि यार वो बॉल करते हुए मैं भी देख रहा था, कौन सा आखिरी T20 था जिसमें उसको कुट लग रही थी, पहले तो आखिरी में तो दूसरा, अच्छा दूसरा था जिसमें हाँ कुट, जिसमें हम हारे थे, उसको सही कुट लगी जा रही थी और वो उतनी तेजी से बॉल पटके जा रहा था। तो चक्कर ये कि यार आजकल के जमाने में पहले जो होती थी, अगर बॉल 145-46 तक कोई कर लेता था तो वो बड़ी तेज समझी जाती थी। पहले पता नहीं क्यों पहले कम होते थे इतने ज्यादा फास्ट बॉलर एक साथ, अब तो 145-46 जो है वो बैट्समैन वारे में ही नहीं लाते उसको, या तो बल्ले डिफरेंट आ गए जो भी है, तो वो समझ रहा था कि मैं पेस से जो है बीट कर जाऊंगा। तो पेस हर चीज सब कुछ नहीं होती, लेंथ और जो है ना वो बेसिकली वेरिएशंस भी बड़ी जरूरी होती हैं। तो एनीवेज लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हारिस, और अगला ये आपकी हीरा कैटेगरी खत्म हो गई। डायमंड। यार हीरो को क्या नंबर दे रहे हैं आप? मैं हीरो को जी दूंगा 8 दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, गोल्ड कैटेगरी साकिब भाई गोल्ड आ जाते हैं यार। गोल्ड में मेरे पास 3 गोल्ड प्लेयर्स हैं, बेन डंक है, समित पटेल है, दिलबर हुसैन है। बेन डंक और समित पटेल पिछली दफा भी गोल्ड में थे, इस दफा नहीं, सॉरी, बेन डंक तो पिछली दफा सिल्वर में पिक किया था। तो बेन डंक का यार सबसे पहले बेन डंक की बात कर लेते हैं। बेन डंक का ये कि 33 साल के हो गए हैं, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया से इनका ताल्लुक है। पिछली दफा लाहौर ने इनको सिल्वर राउंड में पिक किया था और किसी ने सोचा भी नहीं था कि बेन डंक आएगा और छा जाएगा। बेन डंक ने 2 इनिंग्स तो बहुत कमाल की खेल दी थी, अनएक्सपेक्टेडली। आपने देखा ही होगा, कोयटा के खिलाफ और कराची के खिलाफ हारे हुए मैच इसने जता दिए थे, और जिस किस्म की इनिंग्स उसने वो खेली थी। अभी रिसेंटली मेलबर्न स्टार से भी खेल रहा था बिग बैश में, अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट उसने कैंसिल कर दिया है 3.5, हालांकि उसमें 2 साल रहते थे, अभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके T10 खेलने चला गया। एंड बट ही स्टिल एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट ईयर किसी और टीम से खेल लेगा।
मगर शायद T10 खेलने के लिए, और उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया। तो बेन डंक के बारे में यार, विकेट कीपर बैट्समैन है, लाहौर कलंदर की फर्स्ट चॉइस है। लाहौर कलंदर ने इस दफा सुमित पटेल को छोड़ के इसको रिटेन किया था। इस पे चांस नहीं लिया, सुमित पटेल पे चांस ले लिया, मगर इस पे चांस नहीं लिया। तो इसकी PSL की अगर बात कर लें कि यार इसने 11 मैच खेले थे, 300 रन किए थे, 37 की एवरेज थी और 167 का स्ट्राइक रेट था। मगर उसके अलावा जो PSL के बाद यार इसके साथ ये हुआ है कि ये जौन सी भी लीग खेला वो कहीं पर भी नहीं चला। CPL में गया, वहां पर भी नहीं चला। बिग बैश में गया, उसके मेलबर्न स्टार से 4-5 मैचेस उन्होंने खिलाए, उसमें भी 15-20 रन ही, इससे ज्यादा नहीं चले। और भी T10 लीग में भी लाहौर ने इसको एक मैच में अच्छा खेला था, मगर 2-3 मैचेस में फिर नहीं चल। तो इसकी रीसेंट फॉर्म इतनी अच्छी नहीं लगी हुई। उसकी क्या रीजन हो सकती है सिर्फ? उसकी वजह ये है कि जी वो वहां पे जो च्युइंगम थी ना, वो डिंग डोंग नहीं थी। डिंग डोंग बबल गम सिर्फ पाकिस्तान में मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही हो सकती है। इसके अलावा तो और कोई नहीं हो सकती कि यार पाकिस्तान में बबल गम चल रही है और पूरी दुनिया में फ्लॉप हो रही है, तो फिर डिंग डोंग का ही चक्कर है। वो पाकिस्तानी बबल गम का चक्कर था। चलें, साकिब भाई, एक चीज होती है, ये उन चंद प्लेयर्स में से है जो बिल्कुल फ्रेंचाइज के साथ एसोसिएट किए जाते हैं ना, तो ये एकदम से एक फैंस के साथ भी एक इनका बन जाता है। तो और वो उर्दू में ट्वीट भी कर रहा है, और तो जब प्लेयर की ग्राउंड में जब प्लेयर उतरता है तो सिर्फ उसकी बैट और हाथ जो है ना, हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं होती, मेंटालिटी भी एक बड़ी होती है कि अब जब वो लाहौर के लिए उतरता है तो मुझे लगता है उसका जज्बा एक मुख्तलिफ होता है, एक एसोसिएशन मुख्तलिफ होती है, जो एक हंगर मुख्तलिफ होता है उसका। तो वो बहुत बड़ी रीजन है। तो अगर वो आप जो मेलबर्न स्टार्स की बात कर रहे थे, उसमें अगर वो मेंटली भी अगर फिट नहीं हो रहा था टीम में, उसने अपने आप को, आप बता रहे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, तो वो कितने की वो दिमागी तौर पे भी अगर आप सही फिट ना हो रहे हो तो परफॉर्मेंस नहीं आती। तो ये वजह भी है कि लाहौर के साथ उसकी परफॉर्मेंस अलग रही है। यार बिल्कुल, उसको पता है कि लाहौर में वो फर्स्ट चॉइस है इस टाइम पे। लाहौर के साथ काफी एसोसिएट, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। और समीन भाई ने भी हमारे इंटरव्यू में यही बोला था कि हम उन प्लेयर्स के साथ जा रहे हैं जो हमारे साथ मतलब कि इमोशनली अटैच भी हैं। क्रिस लिन आपको पता है कि नहीं आया था प्लेऑफ्स में, मगर बेन डंक आ गया था, एंड दिस इज द रीजन इन्होंने बेन डंक को रिटेन किया और क्रिस लिन को हम रिटेन नहीं कर सके। खैर और भी मसले थे, मगर उन्होंने क्रिस लिन की जगह बेन डंक को प्रेफर किया। तो बिल्कुल ठीक बोला आपने, उसकी एसोसिएशन लाहौर के साथ है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के, उधर वैसे भी बेंच पे बैठा हुआ था क्योंकि उनके पास और भी कीपर्स थे, तो इस वजह से वो छोड़ के फिर T10 में आ गया कि वहां पर तो चांस मिलना ही मिलना है। और लाहौर में भी फर्स्ट चॉइस कीपर ही होगा। ज़ीशान अशरफ को तो शायद शुरू में बेंच पे बैठना पड़े। आगे यार अगला प्लेयर समित पटेल। समित पटेल यार आपको पता है कि 36 साल के इंग्लिश प्लेयर हैं, नॉटिंघमशायर से खेलते हैं, लाहौर कलंदर से दूसरा सीजन है इनका। तो बल्कि कलंदर्स की तरफ से T10 में भी अब उनके साथ हैं, तो ये भी लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट बन गई हैं, उसके साथ बहुत ज्यादा अटैच हो चुकी हैं। और ये भी सारी उनकी सोशल मीडिया पे लाहौर के साथ वो भंगड़े डालने वाली वीडियोस और उस तरह की सारी चीजें बातें करते रहते हैं। तो पिछली दफा भी ये गोल्ड की पहली पिक थे और मैं समझ रहा था इससे अच्छी कोई पिक होनी चाहिए, मैं लियम डॉसन के साथ जाना चाहता था, मगर ये आए और ये छा गए। ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी इसने पिछले साल आके, और बॉलिंग भी कुछ मैचेस में बहुत अच्छी की, और बैटिंग में इसने जिस तरह लाहौर की मिडिल ऑर्डर को संभाल लिया वो बड़ी अच्छी चीज थी, क्योंकि लाहौर की हमेशा से लाइन लगती थी हिस्टोरिकली, मगर इस दफा लाइन लगती थी और समित पटेल और डंक आके जो थे उसको बचा लेते थे। तो बैटिंग फैक्टर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट था लाहौर की कारकर्दगी में। रिसेंटली मैं इसको देख रहा हूँ कि इसकी बॉलिंग बहुत ज्यादा यूटिलाइज नहीं की जा रही। लंका प्रीमियर लीग तो खैर इसकी अच्छी गई थी, मगर PSL के आखिरी प्लेऑफ मैच, एक मुल्तान वाले प्लेऑफ मैच में भी इसकी बॉलिंग को बिल्कुल यूज नहीं किया गया था, और फिर T10 में भी इसको शायद बॉलिंग मिली नहीं है, सिर्फ एक मैच में उसको दी है। तो चलें इसकी PSL की बातें कर लेते हैं यार, कि PSL में इसने 12 मैच खेले थे, 188 रन किए थे, 26 की एवरेज थी, 145 का स्ट्राइक रेट था, तो खेला भी तेज था, स्कोर भी किए इसने। और अगर इसकी बात कर ले हम, जरा लंका प्रीमियर लीग की बात कर लेते हैं यार। लंका प्रीमियर में दंबोला वाइकिंग से खेल रहा था, इसकी लेटेस्ट एंट्री तो वही है, मतलब कि जो लेटेस्ट फॉर्म अगर इसकी चेक करनी जाए तो इसकी बड़ी अच्छी गई है। इसने 9 मैचों में वहां पर 189 रन किए हैं, 21 की एवरेज से 136 रन किए, और बॉलिंग में 9 मैचों में 7 आउट किए, 7.83 की इकॉनमी थी, तो इट्स अ डिसेंट इकॉनमी।
तो समित पटेल पे कुछ कहना चाहेंगे आप दोनों? सर मैं तो ये कहूँगा कि वेटरन क्रिकेटर, एक्सपीरियंस्ड, और अगेन वही बात जो मैंने वीसा के लिए की थी कि समित पटेल लाहौर की कोर का हिस्सा है, और कोर का रिटेन होना, और क्योंकि एक तो ये कि आपके ये जो ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट है उसको समझते हैं, मैनेजमेंट को समझते हैं, और फिर ये यंगस्टर्स को गाइड भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। टीम को किसी भी मोटिवेशन की जरूरत हो, दीज गाइज आर देयर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऐसे प्लेयर्स का ड्रेसिंग रूम में होना, और खासतौर से ये यूटिलिटी प्लेयर है, आपको बॉलिंग में भी दे देते हैं, खासतौर से अगर बॉल स्पिन कर रही हो तो इनिशियल 6 ओवर्स में भी बॉलिंग कर लेते हैं और विकेट भी ले जाते हैं। इस्लामाबाद से याद हो तो बहुत जबरदस्त बॉलिंग किया हुआ इस्लामाबाद से, तो मैकलम के खिलाफ अटैक करवाता था इस्लामाबाद इसको। और मुझे पता है ये फराज का बड़ा फेवरेट प्लेयर है यार, ये समित पटेल, और फराज हमेशा इसकी बात करता है, आज सिर्फ टाइम बचाने के लिए चुप कर रहा है ये। चलिए दोनों बातें आपने बिल्कुल सही की। मुझे समित पटेल, मुझे उस तरह के प्लेयर, मैं हमेशा साकिब पे वही बात करता हूँ, मुझे इस तरह के प्लेयर बड़े पसंद आते हैं जो कि जिगरे से खेलते हैं। तो ये जब भी खेलता है ना, इसका मुझे नजर आता है कि ये जिगरे से खेलता है, और वो भले लाहौर से खेल रहा हो या अपनी ब्लास्ट की फ्रेंचाइज से खेल रहा हो, वो हमेशा लगता है कि उसकी अपनी टीम है, और वो दिल से खेलता है। इसको इसका दिल भी बैटिंग में बहुत लगता है, इसका लगता है। और ये वो एक पुराने प्लेयर कहा करते थे कि अपनी पुट वैल्यू ऑन योर विकेट, तो ये अपनी विकेट थ्रो नहीं करता है, ये कोशिश करता है कि ठुमके वाले चौकों का भी तो बताएं, वो ठुमके से किस तरह चौके लगाता है। और वो भी इस बॉडी शेप के हिसाब से। अच्छा, मुझे खैर अलग बात है इसमें, लेकिन यार मुझे ये समझ नहीं आती, इस तरह जैसे ये हो गया समित पटेल है, इतने टाइम से प्रोफेशनल क्रिकेटर है, लेकिन ये और न्यूट्रिशनिस्ट और ये सब इनके पास फिंगर टिप्स में मौजूद होते हैं, आज तक वजन क्यों नहीं कम कर पाए ये लोग यार? यार ये आलू वाले पराठे खाता होगा ना। खैर दैट्स बियॉन्ड द पॉइंट, खैर जाने दे उस पॉइंट को, लेकिन ओवरऑल आपको पता है ना कि समित इंग्लैंड की टीम से क्यों निकाला गया था? नहीं, वो इसी वजह से निकाला गया था, वेट की वजह से। अच्छा, वेट की वजह से निकाला गया। बिल्कुल होगा, क्योंकि यार आप एक प्रोफेशनल हो, तो एनीवेज उसका क्या हो जाता है, वो तो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है दुनिया भर में घूम घूम के। तो जस्ट टू सम इट अप, वन ऑफ माय फेवरेट T20 क्रिकेटर्स, सिर्फ स्किल बेस्ड नहीं, उसकी एटीट्यूड की वजह से, इज अ वेरी गुड एटीट्यूड टुवर्ड्स क्रिकेट। ठीक है यार, चलिए अब अगले तीसरे प्लेयर की तरफ बात करते हैं। तो दिलबर हुसैन। दिलबर मेरे, कब तक दूसरों को ऐसे ही तड़पाओगे? बिल्कुल। तो 27 साल के हैं, जड़ावाला से इनका ताल्लुक है, क्रिकेट इन्फो पे फैसलाबाद लिखा है, मगर हकीकत में जड़ावाला से इनका ताल्लुक है, क्योंकि इनके बहुत से जानने वाले जड़ावाला के मेरे जो फॉलोअर्स हैं बताते रहते हैं कि हमारे इलाके से इनका ताल्लुक है। आप सबको पता है PDP से आया था, टेप बॉल प्लेयर था, फिर इसको PSL से भी पहले बिग बैश में भेज दिया, बिग बैश में गया तो आगे क्रिसलिन और AB डिविलियर्स मुंतजर थे, और फिर 4 ओवर में 56 रन पड़ गए, मगर आखिरी बॉल पे AB को आउट कर दिया था। फिर मीम्स का शिकार बन गए, मगर वो सारी मीम्स का शिकार की। मगर यार जब ये PSL में आया तो इसने वाकई हम सबको इम्प्रेस किया, क्योंकि पेस वेरी करता है, आपको पता है कि अचानक तेज बॉल मार देगा, अचानक फिर इसका स्लोअर वन बहुत अच्छा होता है, तो वेरी डिसेप्टिव बॉलर है मेरे ख्याल में। और ऐसा बॉलर मैंने बड़े कम देखे हैं। अब एक शायद जसप्रीत बुमराह है, और एक और किसी, जो कि इतने से रनअप से 140-45 की पेस जनरेट करना, इसका तो खैर बुमराह से भी छोटा रनअप है, बहुत छोटा रनअप है, रिडिकुलस के वो किस तरह इतनी पेस जनरेट करता है। ही इज फिनोमिनल। आई थिंक ऑब्वियसली वो रॉ है अभी तक, क्योंकि यार एक आपकी जैसे किसी भी फील्ड की तरह क्रिकेट में भी आपकी एजुकेशन होती है ना यार, आप लेवल खेलते हो, फिर वो लेवल खेलते हो, फिर वो लेवल, अगर आप रोड से उठ के एकदम आ जाओगे तो स्किल तो आपके पास होती है, लेकिन आपकी डेवलपमेंट होती है वो नहीं होती। तो आई एम होप। आप उम्र क्या है इसकी साकिब भाई? इसकी 27 साल। 27 साल आखिर उसकी, मतलब आप थोड़े से 2-4 साल ही शायद मैक्सिमम बचे होंगे इसके पास। लेकिन यार बड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन दूंगा, शायद गालियां भी पड़े, लेकिन मुझे जिस लेवल पे अभी ये है और जिस लेवल पे हारिस है, मुझे लगता है कि ही इज अ बेटर बॉलर देन हारिस। मेरा भी ओपिनियन यही है कि अगर ये अपनी नो बॉल्स के ऊपर थोड़ा सा ठीक कर ले तो अदरवाइज ही इज अ वेरी गुड बॉलर। ही इज ऑफ कोर्स अनपॉपुलर ओपिनियन है, मगर मेरा भी ख्याल में
इसके हारिस बाद स्टोक्स he के has a better head on his shoulder. That's हाँ। what I think. क्योंकि इसको पता है कि किस वक्त क्या बॉल करनी है। यार क्योंकि इसकी स्लोअर वन बहुत डिसेप्टिव है यार, जिस तरह एलेक्स हेल्स को इसने फाइनल में बोल्ड किया, वो समझ नहीं लगी उसको बॉल के कहां से इतनी मतलब के इतनी एक्यूरेट स्लो बॉल की। कटर मारता है, ऑफ कटर मारता है बिल्कुल अच्छी मारता है। और नहीं, इसकी यॉर्करें भी बड़ी करामत है यार। वो जो ऑफ स्टंप के बाहर जो शब्जीरी को जो मारी थी 140 को पे यॉर्करें मारता है, तो नहीं, हाँ। आई थिंक ही कैन बी अ वेरी गुड एसेट फॉर लाहौर इफ हैंडल्ड प्रॉपर्ली। तो करामत हो सकता है काफी। बिल्कुल। चले यार, इसकी पीएसएल इसने पिछले साल 11 मैच खेले थे, 14 आउट किए थे इसने, और 8 की इकोनॉमी, थोड़ा सा एक्सपेंसिव गया था। फिर इस दफा ये बिग बैश में मेलबर्न स्टार्स से दोबारा भेजा इसको, और इसने बड़े अच्छे 2 मैचेस थे। पहले मैच में इसने 2 आउट किए, इकोनॉमिकल रहा था। दूसरे मैच के पहले ओवर में भी इसने 1 आउट कर दिया था, बहुत अभी वो भी बड़ा अच्छा ओवर इसने फेंका था, तो साथ ही दूसरे ओवर में इंजर्ड हो गया, और उसके बाद से अभी तक इंजर्ड है। मगर अब सुना, अभी पिछले हफ्ते न्यूज एक आई है कि ये रिकवर कर गया है, मगर रिसेंटली इसने फिर वो बिग बैश ही खेली थी, और उसके बाद से इसकी कोई खास। अच्छा, पीडीपी का ये भी तो मसला है ना कि इनके प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते। इसको खैर, इसको साउथ पंजाब में सेकंड 11 में इसकी इंक्लूजन हुई थी। इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, सेकंड 11 से नेशनल T20 में दी, और उसके बाद प्रमोट हो गया ये फर्स्ट 11 में। तो उसमें भी मेरे ख्याल में सिर्फ इसको 1 मैच या 2 मैचेस मिले थे, और वो अच्छे मैचेस, बल्कि 1 मैच इसने अपनी बैटिंग से 2 छक्के लगा के इसने वो मैच जितवा दिया था, मैच विनिंग 6 लगाया था इसने। तो दैट्स अबाउट इट, यही उसकी रीसेंट परफॉर्मेंस थी। और अगर मैं गोल्ड को रेट करूं तो मेरे ख्याल में ये तीनों गोल्ड में बड़े सॉलिड प्लेयर्स हैं, तो आई विल अगेन गिव देम 10 आउट ऑफ 10। ओवर टू हसीब भाई। चांदी सोना हो गया, चांदी में क्या है जी? चांदी में इनके कप्तान आ जाते हैं सोहेल अख्तर, अगेन इनको रेलीगेट किया गया था, और सिल्वर में इनको जगह दी गई, बट अगेन ही इज द कैप्टन ऑफ लाहौर कलंदर्स पिछले 3 सीजन से। साकिब भाई, कीप मी ऑनेस्ट, कप्तानी कर रहे हैं लाहौर कलंदर्स की, और बहुत सारी ओकेजन्स पे पिछला सीजन तो खैर इतना बहुत कोई अच्छा नहीं गया था, बट जो जिस तरह हमारी समीन भाई से बात हुई थी और उन्होंने हमें बताया, ये बंदा बड़ा सेल्फलेस है, हमेशा टीम को पहले रखता है अपने आप से, तो इसीलिए ही इसको कैप्टन बनाया है, और ड्रेसिंग रूम में भी इसका बड़ा इन्फ्लुएंस है। पिछले पीएसएल की बात करें तो 13 मैचेस में 262 रन बनाए थे, 68 रन का टॉप स्कोर था, 29.11 की एवरेज थी, और स्ट्राइक रेट 121.18 का था, जो कि सोहेल अख्तर के हिसाब से मुझे लगता है कि कम था, क्योंकि सोहेल अख्तर इससे ज़्यादा तेज खेलने की अहलियत रखता है, और हमने देखा है। प्रॉब्लम इसकी उस वक्त ही आ रही थी क्योंकि कॉम्बिनेशन में इसकी जगह टॉप ऑर्डर में नहीं बन रही थी। हालांकि सोहेल अख्तर ने जब भी परफॉर्म किया है वो टॉप ऑर्डर में परफॉर्म किया है, और जब मैं टॉप ऑर्डर की बात करता हूँ तो मैं ओपनिंग स्लॉट की बात कर रहा हूँ या वन डाउन की बात कर रहा हूँ। जाकिर भाई, आप मुझे यार पीएसएल में इसने हमेशा से परफॉर्म किया है, बल्कि पिछली पीएसएल में तो इसका नाम उन प्लेयर्स में आया था, टॉप स्कोरर था उन प्लेयर्स में जो पाकिस्तान से कभी नहीं खेले। और हर साल इसकी परफॉर्मेंसेस ऐसी होती हैं कि मतलब कि उन प्लेयर्स में टॉप पे होता है कि वो बैट्समैन जो पाकिस्तान से कभी नहीं खेले उनमें टॉप पे होता है ये। बिल्कुल। और इस दफा जैसी इसकी T10 के भी आप स्टैट्स देंगे ही, मैं अभी वही बात करने लगा था। और अगर रिसेंसी की बात करें तो T10 में ये टॉप स्कोरर था T10 का। सबसे ज्यादा स्कोर सोहेल अख्तर ने ही बनाया पूरे T10 में। 8 मैचों में 248 रन, 71 रन जो है इसका हाईएस्ट स्कोर था, और इसका जो स्ट्राइक रेट था वो 187.87 का था। लाहौर लाहौर कह रहा हूँ, कलंदर्स T10 के में जो है पूरे आई थिंक पूरे लीग में जो है वो अनडिफीटेड रही थी अंटिल लास्ट कपल ऑफ मैचेस, जिसकी वजह से उनको फिर एलिमिनेटर खेलना वो पड़ा, और उसमें वो जब तक सोहेल परफॉर्म कर रहा था कलंदर्स ठीक जा रही थी, जब ये फ्लॉप हुआ तो कलंदर्स भी बैठ गई। ये फ्लॉप तो हुआ, लेकिन कलंदर्स ने भी अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारी, उसके ऊपर एक पूरा शो हो सकता है जब समित पटेल के ऊपर जो है पीडीपी के प्लेयर खेलने आ रहे हो। दिलबर लगा दिया फराज तुमने। हाँ, तो फिर उसमें ये ऐसा ही रिजल्ट एक्सपेक्ट होगा। बट एनीवेज, सिल्वर में इससे अच्छा इनको प्लेयर मिल नहीं सकता था, और इन्होंने किया क्योंकि उनके कप्तान है। अगेन अभी फिर कप्तानी करेंगे, और लेट्स सी इस मर्तबा लाहौर को कहाँ तक लेके जाते हैं। सॉरी यार, बीच में
वर्क की ईमेलें आना शुरू हो गई थी तो मैं एक सेकंड देखा चेक था कर रहा ईमेल आ गई थी। था। मैं अच्छा भी यही कर रहा था ऑन साइड। वो किसी ने मुझे ऑनलाइन देखा तो मुझे मैसेज भी करना शुरू कर दिया। वो एग्जैक्टली मेरे साथ ये असल में मैं क्लैरिफिकेशन तो होता ही है कि यार मेरा हमारा एक ऑफिस फिलीपींस में भी है, वहां पर उस वक्त सुबह हो रही होती है, तो मुझे वो ऑनलाइन देखते हैं तो वो काम जो है ना वो सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। तो खैर एनीवेज कैरी ऑन। चले जी, फिर आ जाते हैं टॉम एबल अगेन। ये इंग्लैंड से इनका ताल्लुक है, 26 साल इनकी उम्र है। टॉन्टन समरसेट की पैदाइश है इनकी। और समरसेट का कैप्टन भी है। क्या समरसेट के कैप्टन भी रहे हैं, अभी तो नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, अभी भी वही है। सॉरी, हाँ, T20 में कैप्टन। समरसेट के अभी भी यही कैप्टन है। और अगेन वन ऑफ द बेस्ट एवरेजेस आप कह लें T20 ब्लास्ट में इनकी रही है। 74 रन इनका हाई स्कोर था। अभी जो रिसेंट टूर्नामेंट हुआ था ब्लास्ट का, उसमें इन्होंने 9 मैचेस खेले थे, 227 रन बनाए, 74 हाई स्कोर और स्ट्राइक रेट 136.74। राइट हैंड बैटिंग है, ऑलराउंडर है बेसिकली। बॉलिंग भी करा लेते हैं अभी। बॉलिंग बड़ी मीठी बॉलिंग है यार, मेरे ख्याल में ये बैटिंग ही करे तो बेहतर है। जी, लेकिन अभी T10 में तो इनसे बॉलिंग ही कराई। पहले 2 मैचेस में तो डेली बुल में बॉलिंग कराई। एक मैच में इनकी 2 मैचेस में इनकी बैटिंग आई। एक में 23 रन नॉट आउट थे और एक में 7 रन बना के आउट हो गए थे। उसके अलावा कोई रिसेंटली कोई इतनी खास परफॉर्मेंसेस नहीं थी समरसेट की तरफ से। अगर देखा जाए तो T20 में भी इनकी कोई परफॉर्मेंसेस ऊपर नीचे थी। यार समीम भाई ने बताया था ना कि इसको लेने के लिए 2 वजूहत हैं कि एक तो मिडिल ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर में प्लेयर चाहिए, और सेकंड ये कि 360 खेलता है। जी, हर ग्राउंड के चारों तरफ शॉट। मैं अभी वही इसकी यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था, तो इसमें जो मैंने देखा है कि लाइक स्क्वायर भी खेल सकता है, डाउन द विकेट भी खेल सकता है, रैंप शॉट भी है, तो पीछे भी खेल सकता है। तो ये इसका फोटे है। तो और T20 में बहुत काम आने वाला है। तो बहुत अच्छी पिक है, खासतौर से सिल्वर में अगर आपको मिल रही है तो बहुत ही अच्छी पिक है। ठीक है जी, फिर आ जाते हैं ज़ीशान अशरफ लास्ट ईयर की का सरप्राइज पैकेज थे जब मुल्तान ने इनको पिक किया था वाइल्ड कार्ड में, डायमंड में। और हम लोग ने उस वक्त भी सरप्राइज का इजहार किया था बहुत ज़्यादा कि, और एक शौक था कि ये कैसे उठा लिया, क्योंकि ज़ीशान अशरफ हाँ बहुत डोमेस्टिक में अच्छा प्लेयर माना जाता था, लेकिन इतना भी नहीं कि उसको अब वाइल्ड कार्ड एंट्री देके डायमंड में पिक कर लें। मेरा नहीं ख्याल था उस वक्त इतनी टीमें इसके लिए जा रही होंगी जो इसको वाइल्ड कार्ड से पिक करके डायमंड। और फिर वही हुआ कि आपने उसको डायमंड में पिक कर लिया, टीम में खिला भी दिया, बट हिज परफॉर्मेंसेस वर नॉट अप टू द मार्क। उतनी ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं थी। और जिस अब जो है मुल्तान ने उनको जब रिटेंशन लिस्ट आई तो उसमें रिटेन भी नहीं किया। और आप देखेंगे फिर किसी ने गोल्ड में भी नहीं लिया। जी, फिर किसी ने गोल्ड में भी नहीं लिया, एंड इवेंचुअली गॉट पिक्ड। वो और लाहौर की आखिरी पिक थी, तब तक पहली सिल्वर में भी किसी ने नहीं लिया। लाहौर की सिल्वर में आखिरी पिक थी। जी हाँ, बिल्कुल। तो अनफॉर्चुनेट है। मुझे इसीलिए थोड़ा सा होता है कि आप यंग टैलेंट को इस तरह एकदम से एक्सपोज कर दें और फिर उसको बीच में छोड़ दें, तो ये उससे उसका कॉन्फिडेंस यार फॉर अ सिल्वर इट्स अ वेरी गुड पिक। हाँ, और खास तौर से लाहौर की को चाहिए भी था, क्योंकि लाहौर के पास बैकअप लोकल कीपर नहीं था। तो ज़ीशान अशरफ ने वो एक जो खला हमेशा से हम काफी अर्से से बोलते आ रहे हैं, वो फाइनली जो है उसको उस एरिया को कवर कर लिया। तो अब टीम के बैलेंस के लिए अगर उनको बेंटन को बिठाना पड़े और किसी और इंटरनेशनल प्लेयर को खिलाना पड़े तो वो ये ज़ीशान अशरफ उनके पास है। नेशनल T20 की बात कर लें, अगेन एवरेज इतनी ज़्यादा नहीं थी, साउथ पंजाब से खेल रहे थे, 26 की एवरेज थी। लेकिन अगर मैं फिर भी इनकी स्ट्राइक रेट की बात करूं तो 147.45 का स्ट्राइक रेट था। 73 इनका हाई स्कोर था और 261 टोटल रन इन्होंने बनाए थे 11 इनिंग्स में। तो अगेन यूटिलिटी प्लेयर मेरे हिसाब से ये एक अच्छी पिक है, क्योंकि लाहौर को एक विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है जी, फिर आ जाते हैं आगा सलमान के ऊपर। आगा सलमान अगेन ये नाम सुना लगता होगा खासतौर से लाहौर कलंदर्स के फैन के लिए, तो क्योंकि आगा सलमान ने पहले ये उसी टाइम पे आया जब सोहेल अख्तर
को लाहौर लेके आया था, तो आगा सलमान भी एक उसी वक्त आए थे लाहौर के, और लाहौर से काफी सीजन खेले थे। आई थिंक 2 सीजन खेले थे साकिब भाई, अगर नहीं, पिछले सीजन में भी वो रिप्लेसमेंट में आ गए थे, तो समझ लें कि तीसरा भी खेला ही है जी, तीसरे में भी थे। लेकिन आगा सलमान तीसरे का कहने का मकसद ये कि PSL 5 में 3 PSL 3 4 5 तीनों में आया जी। और बिल्कुल आगा सलमान का रीसेंट क्लेम टू फेम समझ लें इनकी कायद आज़म ट्रॉफी की परफॉर्मेंसेस थी। बहुत अरसे बाद ही इन्होंने कायद आज़म ट्रॉफी में बहुत रन स्कोर किए, और अपनी बैटिंग से ये जो पाकिस्तान के जो टेस्ट स्क्वाड जब इनिशियली अनाउंस हुआ था, आई थिंक 30 या 20 लोगों का लड़कों का, तो उनमें आगा सलमान का नाम भी था। एंड आई गेस वन ऑफ द रीजन आगा सलमान लाहौर के साथ एसोसिएट हैं PDP के चक्कर में, क्योंकि PDP का भी पार्ट है ये। बिल्कुल, ये PDP का हिस्सा भी रहे हैं, और अभी जो नेशनल वनडे कप कंक्लूड हुआ है उसमें भी उसने सिंध के खिलाफ, तो मुझे याद है उसने सेंचुरी बना डाली थी। थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कराई है बल्कि इस मरतबा तो। शुरू में बड़ा अच्छा गया है इसका सीजन, फिर एंड में मेरे ख्याल में नहीं ज्यादा चला। हाँ जी, आखिरी 2 इनिंग्स में अगर मैं देखूं तो 14 और 0 और 1 उसके बाद जो है इसका स्कोर है। लेकिन कायद आज़म ट्रॉफी बड़ा अच्छा किया था इसका, वनडे का स्टार्ट सिंध के खिलाफ कायद आज़म ट्रॉफी में सेंटर बनाई थी। कायद आज़म ट्रॉफी में जो उसने रन्स किया कि चौथे 5वें नंबर पे था, मगर इसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, इट वाज क्लोज टू 80। अच्छा, तो एनीवेज मेरा ख्याल है अभी तो बेंच पे रहेंगे, लेकिन एक अच्छा ऑप्शन है बेंच से फर्स्ट टीम के लिए। इसके बाद आ जाते हैं जी इनका अगेन PTP का प्रोडक्ट मोहम्मद फैजान। आई थिंक ये पिछले इसका बेचारा ये सबसे अनलकीस्ट प्लेयर था, ये आखिरी बॉल खेलने आते हैं ये बेचारा नहीं, पहले तो 2 मैचेस में तो उसको बॉल खेलने को भी नहीं मिली थी, आता था तो रनर आता था। आखिरी मैच में जो अब मिली उसको बॉल खेलने को, उसमें वो पहली बॉल पे आउट हो गया बेचारा। तो इससे मुझे थोड़ी सी हमदर्दी रही है। लेकिन समीन भाई से जब बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि यार हमारे जितने भी लोकल टूर्नामेंट्स हुए थे उसमें ये इनका टॉप स्कोरर रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा मसला इसके साथ ये रहा है कि ये टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, पहले 2-3 नंबर्स पे खेलता है, लेकिन इसकी जब भी बैटिंग आई है वो लाहौर के कॉम्बिनेशन में इसकी बैटिंग जो है 5वें 6वें या 7वें नंबर पे आ रही है, तो विच इज अनफॉर्चुनेट। बट देखना ये है कि अब ये कितना इनको खेलने को मिलता है। अगेन बेंच पे ही रहेंगे मेरे हिसाब से तो। मुझे लग रहा है कि इस सीजन ये ज्यादातर बेंच पे रहेगा। ठीक है जी, तो ये तो हो गई सिल्वर। बैक टू यू साकिब शाह। चलिए जी, किसकी मर्जिंग की बात कर रहे हैं यार। मर्जिंग में इनके पास 2 प्लेयर्स हैं, एक तो मास खान है और एक जैद आलम है। पहले मास खान की बात कर लेते हैं। मास खान भी पिछले साल खेल रहे थे, आपको पता है कि पिछले सीजन भी लाहौर कलंदर में, और ये PDP की प्रोडक्ट है। आई गेस फाटा KPK से इनका ताल्लुक है। पिछले साल ये 2 साल पहले जो ट्रायल्स हुए थे, आई गेस KPK में जो ट्रायल्स हुए थे, फाटा में जो ट्रायल्स हुए थे, आई गेस जमरूद के ट्रायल्स में इनका शायद ये पिक हुए। फिर पिछले साल इनको 2 मैचेस खिलाए और 2 मैचेस में या 3 मैच खेला था मेरे ख्याल में। ये पहले मैच में तो बेचारा हैदर अली के हाथ ही चढ़ गया यार, और वो ठीक ठाक एक्सपेंसिव चला गया क्योंकि थोड़ी सी शॉर्ट पिच बॉल कर रहा था। पिंडी वाले जो बारिश वाला मैच था, तो वो शॉर्ट पिच और हैदर अली जो था वो पेली जा रहा था इसको। तो अभी लेट्स सी कि इस दफा राशिद खान के होते हुए तो शायद कोई मैच ना मिले, मगर राशिद खान के जाने के बाद इसको मैचेस मिल सकते हैं, क्योंकि ये भी लेग स्पिनर है। 3 मैच खेले थे इसने, 2 आउट किए थे पिछले साल इस पिछली PSL में, और 10.85 की इकोनॉमी थी। और उसके अलावा इसने कोई क्रिकेट नहीं खेली। तो लाहौर कलंदर को चाहिए कि इसको कहीं पर डोमेस्टिक सर्किट में कहीं पर फिट इन करे ताकि ये क्रिकेट खेले। पूरा साल अगर क्रिकेट ही नहीं खेलेगा तो फिर उस तरह तो मैच प्रैक्टिस के बगैर किस तरह करेगा। आगे बात कर लेते हैं यार जैद आलम, मोहम्मद जैद आलम का ये कि पाकिस्तान अंडर 19 की प्रोडक्ट है। ये 21 साल की है, लाहौर से ताल्लुक है, पठान बच्चा है बेसिकली। ये राइट आर्म ओपनिंग बैट्समैन है। अंडर 19 वर्ल्ड कप जो 2 या 3 साल पहले हुआ था उसमें इसने डेब्यू आई गेस आयरलैंड के खिलाफ किया था। अच्छी इनिंग्स खेली थी, 37-38 रन की, नॉट आउट आया था। ये वही मैच था जिसमें शाहीन अफरीदी ने भी उनके 6-7 आउट कर दिए थे। तो मगर ये उससे पहले वर्ल्ड कप से पहले एक पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था, जहां पर इसने एक सेंचुरी एज ए ओपनर लगा दी थी।
तो और वहां पर भी इसके कोच मंसूर राना थे, और जो आजकल लाहौर कलंदर के साथ एसोसिएट हैं, तो मेरे ख्याल में उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर ही इसको सिलेक्ट किया गया है। एंड वन ऑफ द रीजन इसको सिलेक्ट किया गया कि लाहौर इस दफा चाह रहा है कि इमर्जिंग में उसके पास एक बैट्समैन भी हो, और मोस्ट लाइकली मुझे लग रहा है कि शायद ये स्ट्रेट प्लेइंग 11 में जाएंगे लाहौर इस दफा। जो चांसेस ज्यादा यही है कि लाहौर इस दफा एक बैट्समैन के साथ इमर्जिंग में बैट्समैन खिलाएगा, क्योंकि बॉलर्स नीचे पूरे हैं इनके, जो कि नॉन इमर्जिंग ही पूरे हैं। तो इसका ये कि यार वो सब कहते हैं कि इसकी बड़ी अच्छी रेंज ऑफ शॉट्स हैं, तो लेट्स सी, अभी हमने ज्यादा नहीं देखा इसकी फर्स्ट क्लास। इसका प्रॉब्लम ये है कि इसकी फर्स्ट क्लास एवरेजेस अच्छी नहीं है। इसको नॉर्दर्न से ये उसकी सेकंड 11 में था, 1 सेंचुरी तो इसने की है, मगर अदर देन दैट इसका कोई रिकॉर्ड उस सेंचुरी के अलावा इसका रिकॉर्ड जो है काफी पुअर है, किसी भी मैच में ज्यादातर नहीं चला, फिर उन्होंने इसको बेंच कर दिया। समीन भाई के मुताबिक इसको ज्यादातर ये ओपनर है, मगर इसको नीचे खिलाया गया, जिसकी वजह से इसने ज्यादा रन्स नहीं किए। तो यही दोनों यार इनकी इमर्जिंग है, और इमर्जिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, लिहाजा मैं कोई रेटिंग नहीं दे रहा। तो ओवर टू हसीब फॉर सप्लीमेंट्री। हाँ जी, तो सप्लीमेंट्री की जल्दी से बात कर लेते हैं। जो डनली पहला नाम जो इन्होंने सेलेक्ट किया, हाँ मैंने इनके मुझे पसंद रहे हैं। पहले कराची की तरफ से भी खेल चुके हैं कुछ सीजन जो डनली, लेकिन अगर आप रीसेंट फॉर्म की बात कर लें तो इतनी कोई बहुत आला नहीं है, लाइक कोई बहुत सुपर नहीं है। 34 साल इनकी उम्र है। इंग्लैंड कैंट से इनका, कैंटरबरी कैंट से इनका ताल्लुक है। और इनको बल्कि इनका जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी, इनका जो आई थिंक निक नेम था, इनका जो निक नेम है वो नो पैंट्स है। नो पैंट्स? ये पैंटें नहीं पहनते? इसके पीछे कहानी क्या है मैंने कोशिश की थी ढूंढने की, मुझे मिली नहीं, लेकिन इनका फिलहाल निकनेम जो है वो नो पैंट्स है। इसमें एक एडिशन ये कर दूं कि कॉन्टेक्स्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो ब्रिटिश लोग होते हैं वो अंडरवेयर को पैंट कहते हैं इन जनरल, तो मतलब ये अंडरवेयर नहीं पहनता होगा, ऐसा कोई सीन। तो अगर एक ब्रिटिश आदमी आपको बोले कि पैंट्स, तो पैंट्स का मतलब पतलून नहीं होता है, वो बेसिकली अंडरवेयर होता है। तो पैंट्स की बात कर रहे हैं, तो कमांडो यार जो रैली पे इतना जवाल क्यों आया? मैं तो समझ रहा था कि अभी मेरी टीम ब्रिक्सबिन हीट से खेल रहा था, एक 50 भी की इसने, मगर उसके बाद उस 50 के अलावा कोई ज्यादा नहीं चल सका, स्ट्राइक रेट भी थोड़ा सा कम था। क्योंकि मेरा इंप्रेशन इसका वही है जो कराची किंग्स से इसका बहुत अच्छा सीजन गया था PSL 3 में, बड़ा फिनोमिनल सीजन गया था, कराची का सेकंड टॉप स्कोरर था बाबर के बाद, मगर और इन टर्म्स ऑफ बाउंड्री हिटिंग इसकी सबसे ज्यादा बाउंड्रीज थी कराची की तरफ से। बिल्कुल। सेकंड ये है कि फिर उसके बाद इंग्लैंड से भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करता रहा, मगर फिर इंग्लैंड से भी बाहर हो गया, परफॉर्मेंसेस नहीं आई, और इस दफा बिग बैश भी इसकी कोई अच्छी नहीं गई, और इसका वो भी अच्छा नहीं गया, वाइटलिटी भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं गया। बिग बैश तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई, क्योंकि बिग बैश में कोई दो ब्रिस्बेन हीट की तरफ से खेले थे, आप ही की टीम से, मगर एक 50 की थी यार उसमें जी। 50 रन उसका हाईएस्ट स्कोर था, 223 रन बनाए थे, 18.58 की एवरेज, और स्ट्राइक रेट वाज 107.72। नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, ये मैं भेजूंगा नवीद भाई को। जी, जो लोग नहीं समझे इसके पीछे साकिब भाई के एक एक्स बॉस थे, जो हमेशा साकिब भाई कुछ भी कर ले उनका नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन वो बॉस जो थे वो साकिब भाई के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और हमारे साथ खेलते भी हैं, तो वो भी एक कॉन्टेक्ट पर जरूरी है। तो हमारे साथ क्रिकेट भी खेलते हैं नवीद भाई, हमारे बहुत प्यारे, घुटनों की नो बॉल करा, और टेप बॉलों पे टेप चढ़ाने वाले, वो एक इसमें लंबा हो रहा है, लेकिन यहाँ जो सबको एक जरा अंदाजा कर देते, तो वो जो हर गली क्रिकेट में एक बंदा होता है ना जो टेपे चढ़ाने में माहिर होता है, और जो सबसे छीन के टेपे चढ़ाता है, तो वो हमारे नवीद भाई है, और ये नवीद भाई तक ये क्लिप पहुंच जाएगी मुझे लगता है। तो जो डनली का नवीद भाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं, आगे चलते हैं। चले जी, आगे आ जाते हैं फिर अहमद दानियाल के ऊपर। अहमद दानियाल अगेन PTB की प्रोडक्ट है इनकी, अभी T10 में आपने इनको देखा होगा बॉलिंग और बैटिंग कराते हुए, बल्कि बैटिंग तो इतना ज्यादा एतमाद था इनके ऊपर कलंदर्स का कि समित पटेल से भी ऊपर जा रहे थे। आई थिंक 1 डाउन 2 डाउन जो है जा रहे थे, और जिन मैचेस में 1-2 डाउन गए हैं वही मैचेस
यार लाहौर इसने कलंदर। एक्चुअल में पहली बॉल पे 6 मार दिया तो फिर हम समझना शुरू हो गई ऑलराउंडर है। हाँ तो वो होगा साकिब भाई, हम्म। बट अगेन आप इस तरह का एक्सपोजर एकदम से देते हैं बेचारे को, तो उसके ऊपर तो थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा। मगर एक बार बताऊं यार, तो ये बड़ा आपके डिसेप्टिव बॉलर है, ये भी एक समझ लें कि दूसरा दिलबर है ये। अच्छा हम्म। हाँ, मैंने इसकी बॉलिंग देखी, आई मीन अंदर कट के आ रही थी बॉल काफी। नहीं, ये दिलबर का ये है कि वो 6 में से ना 1 स्लो या 2 स्लो मारता है, ये 6 में से 5 स्लो मारता है और 1 तेज करता है। अच्छा। तो अगर मैं स्टैट्स की बात करूं तो 16 ओवर कराए थे अभी T10 में, इसने 5 विकेटें ली थी, 164 रन देके 10.25 का इकोनॉमी रेट था, स्ट्राइक रेट 19.2 का। अगेन अर्ली डेज में कुछ बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं कहूंगा क्योंकि अभी हमने देखा नहीं है इतना, लेकिन मुझे लगता ये है कि अहमद दानियाल मोस्टली खेलेगा आपकी इमर्जिंग से, एज एन इमर्जिंग प्लेयर। चले सही है, दैट्स इट। हाँ जी, दैट्स इट फ्रॉम माय यार, साइड। अच्छा भाई, खुदा खुदा करके लाहौर का शो हो ही गया आखिरकार, और नहीं, पूरा भी स्ट्रेंथ हो और गया साकिब भाई। वीकनेस, या स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं स्ट्रेंथ पे पहले बात कर लेता हूँ यार कि लाहौर अपनी कोर को रिटेन करने में कामयाब हो गया, उनकी कोर नहीं टूटी, सारे कोर प्लेयर वापस आ गए, रिटेन भी हो गए थे, और जो एक समित पटेल नहीं थे वो भी वापस ले लिए, और फिर 1-2 और प्लेयर्स भी इन्होंने अपनी पीडीपी से उनको रिटेन कर लिया, पिक कर लिया ट्राट में चल के दोबारा। एक तो स्ट्रेंथ ये है कि इनकी कोर रिटेन है, जिसकी वजह से ये फाइनल तक गए थे। सेकंड, राशिद खान का एक्स फैक्टर इनके पास है। तीसरी चीज, लाहौर की बॉलिंग बहुत मजबूत है, स्पेशली फास्ट बॉलिंग, और लाहौर के पास जो पिछले साल के टॉप T20 बॉलर्स हैं, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी और राशिद खान, वो तीनों के तीनों लाहौर के पास हैं। और लाहौर के पास पिछले साल के जो बेस्ट T20 बैट्समैन भी हैं, वो भी मोहम्मद हफीज, वो भी लाहौर के पास हैं। तो ये सारी हो गई हैं स्ट्रेंथ्स। वीकनेस इनकी जबरदस्ती बनाई है, एक इमर्जिंग कैटेगरी वीक है इनकी। इमर्जिंग कैटेगरी में आपको पता है कि पीडीपी के लड़के होते हैं तो उनको हम ज्यादा ना देखते हैं, तो इस वजह से रेट भी नहीं कर सकते, और अक्सर उनमें से वैसे अच्छे निकलते हैं, क्योंकि पिछले साल दिलबर भी था तो अच्छा निकल आया, उससे पहले हारिस रऊफ भी था, उसने भी डिसेंट बॉलिंग की थी। तो वीकनेस ये है कि जैद आलम का भी और मास खान तो खेलता भी नहीं है, और ये दानियल भी नहीं खेलता, तो इन लोगों का कोई डोमेस्टिक रैकेट ऐसा है नहीं जिसको हम इसको रेट कर सकें। तो दैट्स वन ऑफ द वीकनेस। अब वो आके उम्मीद तो मेरी ये दुआ यही है कि वो टूर्नामेंट में आके अच्छा खेले। इनकी बेंच स्ट्रेंथ वीक होती है क्योंकि पीडीपी के प्लेयर्स होते हैं, तो दैट्स अनदर वीकनेस। मगर जीशान अशरफ इज अ गुड बेंच स्ट्रेंथ अगर वो बेंच पे जाते हैं। बैटिंग में हम बात कर लेते हैं। बैटिंग में पिछले साल लिन था और इस साल वो नहीं है, उसकी जगह समझ लें कि जो डेनली है, तो बैटिंग को थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम आएगी, स्पेशली पावर हिटिंग की। जो एक एक्स फैक्टर बैटिंग में पिछले साल लिन का था वो नहीं है, तो यही इनकी वीकनेसेस हैं यार। रेटिंग अगर मैंने इनको देनी हो तो मैं भी टॉप 3 में दूंगा। टॉप 3 ओवर टू यार मैं मेरे आई मीन प्रीटी मच एग्री टू साकिब भाई। आई मीन स्ट्रेंथ की बात करें तो इनका दे हैव द बेस्ट बॉलिंग अटैक इन द टूर्नामेंट। पीएसएल की 6 टीमें में इस वक्त जो सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक है वो लाहौर का है, विदाउट डाउट। आपके पास दिलबर भी है, शाहीन भी है, हारिस भी है, राशिद खान भी है, और फिर आपके पास सपोर्ट में ये दानियाल भी है, और फिर समित पटेल भी है, और वीजा तो है ही। ठीक है, तो आपके पास आपका यहाँ ऑलराउंड और बॉलिंग ऑलराउंडर्स भी है, आपके पास बैटिंग ऑलराउंडर्स भी हैं, और आपके पास कोर बॉलर्स भी हैं। जो मुझे वीकनेस इनकी नजर आती है वो मुझे इनका जो बैटिंग कॉम्बिनेशन है, लेन की रिप्लेसमेंट, अगर डेनली अगर सोहेल अख्तर है तो उनका चलना बहुत जरूरी है। अगर सोहेल और फखर ओपन करते हैं तो फिर इनका जो मिडिल ऑर्डर है उसकी कॉम्बिनेशन क्या बनती है, वो मुझे अभी वो काफी इंटरेस्टिंग होगी। वन डाउन पे तो आप चले हफीज आ गए, बट यूजुअली ही कम्स एट नंबर 4, तो वन डाउन पे हफीज आ गए, उसके बाद फिर इनका क्या कॉम्बिनेशन बनता है वो का इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बहुत जल्द आपको ऐसा नजर आएगा कि ऑलराउंडर्स काफी ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। और बॉलिंग, अब जब आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ अच्छी है लेकिन आप सारे बॉलर्स खिलाएंगे तो आपका बैटिंग डीप नहीं होगी, तो दैट्स वेयर आई थिंक इनकी थोड़ी सी वीकनेस है। ठीक है जी, टॉप 3 टॉप कहाँ पे देख रहे हो यार? आई विल से या टॉप 3 या मिडिल कह लें, टॉप 3 मिडिल। ओके जी, चलो जी, लाहौर का शो पूरा हो गया है। साकिब भाई के पास सवाल आना बंद हो जाएंगे कि लाहौर का शो कब आ रहा है। तो
और एक ने तो ट्वीट भी किया कि वो सर्फ खा लेगा अगर लाहौर का शो नहीं है। तो एनीवेज भाई लोग एक बार फिर हम शुरू में बोलना भूल गए, लेकिन अगर आप अभी तक देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे जो है वो चैनल को बढ़ावा मिलेगा। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक द होल पैकेज, सब प्लीज सब कुछ कर दीजिए। और एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लाहौर का शो हमारा पूरा हो गया है। प्लेइंग 11 जो है वो बनाई जाएंगी। साकिब भाई और हसीब अपनी प्लेइंग 11 आपके साथ शेयर करेंगे। एक बार फिर थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज। हाफिज।